वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले एक काम करते, जो एमसीक्यूज मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे उसे सॉल्व करते। राइट, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 1। ओके, तो चैप्टर 1 लाए सबने एमसीक्यूज को सॉल्व करके अच्छे से। कल ही मिला था ना नोट्स, तो अभी मिला, तो आपको एक्स्ट्रा एक दिन चाहिए क्या? और विदाउट सॉल्विंग आपको मजा नहीं आएगा ऐसा सॉल्व करने में। कोई बात नहीं, आप आज सॉल्व कर लो, हम लोग उसको देखते हैं। अब हम चलते हैं सीधा हमारे यूनिट 2 पर ना। हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया था, सिर्फ लास्ट का पार्ट बचा था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो कल मैंने आपको बोला था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब लोग ध्यान दे रहे हैं इधर? क्या मतलब होता है इसका? ऐसे फैक्टर्स जिन पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। प्राइस बदलने के बाद डिमांड कितना बदलेगा वो डिपेंड करता है। चलो एक एक आइटम्स यहाँ पे दिखते जाएंगे, आपको बोलना है कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्शन बोलूंगा, आप मुझे आगे का रिलेशनशिप बताओगे। सपोज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स कम है तो क्या होगा? इलास्टिसिटी भी कम होगी। श्योर? यस, बिल्कुल, चॉइसेस कम रहेंगे आपके पास, बराबर। सेकंड, नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर लग्जरी रहेगा तो हाई इलास्टिसिटी रहेगा, नेसेसिटी रहेगा तो लो इलास्टिसिटी रहेगा। करेक्ट। नंबर ऑफ यूजेस एक कमोडिटी के अगर कम रहेंगे तो इलास्टिसिटी भी कम रहेगा, क्योंकि डिमांड के चेंज का स्कोप कम रहेगा। कम रहेगा क्योंकि यूजेस बहुत कम है। तो आप कर ही क्या सकते हो, दो यूज के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली दो के लिए करना पड़ेगा आपको। बट अगर दो की जगह 20 यूज रहते तो प्राइस बढ़ने के बाद हम क्या करते? 18 यूजर्स को कम कर देते, 15 यूजर्स को कम कर देते। अगर पूरे के पूरे जीरो नहीं कर सकते तो कम तो कर सकते हैं। राइट, मिल्क का एग्जांपल याद है आपको? फिर शेयर ऑफ गुड्स इन कंज्यूमर्स बजट, अगर कंज्यूमर के बजट का एक बहुत ही कम हिस्सा शेयर एक पर्टिकुलर चीज पे खर्च हो रहा है तो उसका प्राइस इलास्टिसिटी कम होगा, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ने से हमको वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर एक पर्टिकुलर चीज पे होने वाला खर्चा बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका शेयर कंज्यूमर के बजट में ज्यादा हो जाता है, और ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया तो बहुत पिंच होगा अपने को। याद आया? कंज्यूमर अगर कोई चीज का हैबिचुअल रहेगा तो एग्जैक्टली उसका इलास्टिसिटी कम रहेगा। वेरी गुड। प्राइस रेंज, अगर एक पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस रेंज वेरी हाई रहेगा तो उसकी इलास्टिसिटी लो रहेगी। श्योर? और अगर वेरी लो रेंज रहेगा तो वेरी गुड, तो भी लो रहेगी। रीजन क्या है? फर्क नहीं पड़ता। बहुत अमीर इंसान को भी फर्क नहीं पड़ता और बहुत गरीब इंसान को भी फर्क नहीं पड़ता ना। सिंपल है, समझे? नेक्स्ट, मीडियम रेंज रहेगा तो हाईली इलास्टिक रहेगा, क्योंकि मीडियम रेंज गुड्स में प्राइस चेंज होने के बाद फर्क पड़ता है। समझे? प्राइस चेंज होने के बाद फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आएगा टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड आपके पास बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली हाईली इलास्टिक रहेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद आप क्यों खरीदोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, घर में डिस्कशन चल रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर की एसी बैठा लेते, मार्च थोड़ा है भाई, गड़बड़ है क्या? नहीं, एसी का प्राइस सडनली बढ़ा दिया मैडम ने। अपने देश में एक ही मैडम है ना, निर्मला मैडम। राइट, कैरामल पॉपकॉर्न पे भी प्राइस बढ़ा देते हैं अचानक से, उनको लगता है वो लग्जरी है। राइट, अभी तो एटीएम के कैश विड्रॉल्स पे भी आपको टैक्स रुपये चार्जेस लगने वाले हैं, मालूम है आपको? 23 रुपए, उस पर भी जीएसटी लगने वाला है। राइट, तो मतलब आप विड्रॉल करोगे तो आपको लिमिटेशन है, 5 टाइम्स विड्रॉल अलाउड है, उसके आगे के चार्जेस रहेंगे आप। और बैलेंस चेक करना भी एक एटीएम यूसेज माना जाएगा है, उसको लिए भी 23 रुपए चार्ज लगेंगे। यस, मैडम बोल रही है, इसलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो अब आप कैसे केयरफुल रहोगे आप देख लो, है ना? बिकॉज ये लोग क्या बोलते हैं,
कि इनको कैशलेस इकोनॉमी बनाना है, कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। यू नो कैश विड्रॉल बाय चेक इज ऑल्सो नॉट अलाउड बियॉन्ड 2 लाख पर मंथ। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया, मैडम बोलते 2 लाख की विड्रॉ कर। हाँ, क्योंकि 2 लाख के ऊपर विड्रॉ ज्यादा करोगे तो कैश इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगा, तो दे डोंट वांट दैट। तो वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन नहीं, उनको ब्लैक इकोनॉमी बढ़ने का डर लगता है। हाँ, मतलब इनको इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी से ज्यादा इनको क्या करना है पता है क्या, इनको रेगुलेशंस ऐसे लाने हैं जिससे तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करो, बैंक ट्रांजैक्शंस करो, कैश ट्रांजैक्शंस मत करो। कंट्रोलिंग द ब्लैक इकोनॉमी, ये ज्यादा मोटिव है उनका उसके पीछे, ऐसा ये बोलते हैं। बट आम जनता एटीएम यूज कितना करता है हमको पता है, आपको भी पता है। अभी जीपे वगैरह आ गया ठीक है, अदरवाइज तो एटीएम यूसेज तो था ही पहले। तो टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड कम रहेगा तो अर्जेंसी है किसी चीज की तो प्राइस इलास्टिसिटी कम रहेगी, कम रहेगी। ओके, टाइट डिमांड रहेगा तो प्राइस इलास्टिसिटी लेस रहेगी। रीजन बहुत सिंपल है, वो जॉइंट डिमांड है। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज का डिमांड जॉइंट है तो दूसरे वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको इसको डिमांड करना ही पड़ता है। आर यू गेटिंग? यस, चलो, तो ये एक मेन पॉइंट था। इसके बाद टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी आपको ऑलरेडी पता है, जो प्राइस के टाइप्स है वही इनकम के टाइप्स भी है। सबसे पहले यहां पर एक एडिशनल देख लो एक बार, पहले ये समझ लो कि 10% 10% क्या होता है, यूनिटरी होता है, बराबर ना। इनकम में चेंज 10%, प्राइस डिमांड में चेंज भी 10%। इनकम में चेंज 10%, डिमांड में चेंज 20%, मोर देन वन, रिलेटिवली इलास्टिक। इनकम में चेंज 10%, डिमांड में चेंज 5%, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इनकम में चेंज 10%, डिमांड में चेंज 0, परफेक्टली इन इलास्टिक। इनकम में चेंज 0 है, सपोज 0, उधर वो मत देखो, इनकम में चेंज 0 है, डिमांड में चेंज 20% है, क्या रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक, बराबर है। और यहां पे ऐसा लिखा है कि इनकम में अगर चेंज 10% है मगर किसी चीज का डिमांड इन्फाइनाइट चेंज हो रहा है तो वो भी इन्फाइनाइट आता है, बट इन्फाइनाइट चेंज रियल लाइफ में होता नहीं है। तो इसलिए अपन लोग रिवर्स एग्जांपल लेते हैं कि इनकम में चेंज 0 रखो और डिमांड में चेंज 10 20 30 कुछ भी लिखो, तो उससे क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक बनेगा। वो कैसे, मैथमेटिकली सोच के बनाना पड़ेगा। एनी नंबर बाय 0 इज इनफाइनाइट। ओके, इसके अलावा एक और टाइप हो सकता है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम में कि इनकम और डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकम बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। आपने इतने आइटम्स देखे, ये सब पॉजिटिव रिलेशनशिप वाले आइटम थे, मगर एक आइटम ऐसा हो सकता है जहां पे आपका इनकम बढ़ रहा है बट आपका डिमांड कम हो रहा है, तो इसको नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये सिर्फ इंफीरियर गुड्स में आता है, करेक्ट, ये सिर्फ किस में आता है, गिवन गुड्स में आता है। एवरीवन क्लियर? क्रॉस इलास्टिसिटी आपने पढ़ा है। क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर रहेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका है, आपको कोई फर्क नहीं गिरता, आपको मैं ए दे दूं या बी दे दूं, राइट, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ऐसे गुड्स का क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होता है। रीजन क्या है सुन लो, ए और बी गुड्स ये है, ए का प्राइस थोड़ा बड़ा तो सभी कस्टमर ए के क्या करेंगे, बी पे शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ कस्टमर नहीं बोला मैंने, सभी कस्टमर, क्योंकि ए और बी मार्केट में कुछ भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कोई ए क्यों लेगा ना, भले प्राइस थोड़ा बड़ा हो बट थोड़ा भी एक्स्ट्रा क्यों देगा ना वो, समझे। या ऐसा सोच लो बी का प्राइस स्लाइटली कम हो गया तो पूरे कस्टमर ए के वापस बी पे शिफ्ट हो जाएंगे। रीजन बहुत सिंपल है कि बी थोड़ा सस्ता है, तो ए और बी कुछ भी लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब लोग बी ले लेंगे, जो सस्ता है वो लेंगे, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज नॉट रिलेटेड गुड्स, अगर दो गुड्स रिलेटेड ही नहीं है तो उनके बीच का इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी 0 होता है। कभी कभी वो निगेटिव दिख सकता है आपको, बट वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर क्वेश्चन ऐसा बोला है द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू अनरिलेटेड गुड्स इज डैश, तो ऑब्वियस आंसर विल बी 0। रीजन क्या है, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो मिल्क का डिमांड क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, सिंपल है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो क्या गाड़ी में मिल्क थोड़ा ना डालोगे तुम, सिंपल है ना। मिल्क एंड पेट्रोल बोथ आर अनरिलेटेड, तो इनका क्रॉस इलास्टिसिटी 0 रहेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर है तो इनका क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप भी पॉजिटिव होता है, इतना ही याद रखना है आपको बस। सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन पॉजिटिव है
तो क्रॉस इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या रहेगा दोस्तों? नेगेटिव रहेगा। अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, एक मेन गुड एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो डेफिनेटली इनका क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड कम होता है। करेक्ट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आज के लिए ये भी होमवर्क थे, मैंने बोले थे ना आपको कल कि ये चैप्टर हो चुका है ऑलमोस्ट, इसके एमसीक्यूज आपको करने हैं। ठीक है, तो आप एमसीक्यूज कर लेना, अपन लोग एक साथ एमसीक्यू डिस्कशन कर लेंगे बाद में। चैप्टर 2 का यूनिट 2, यूनिट 3 रहा था ना, 2। हाँ, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ये। अगर मैं आपको थोड़ा इसको क्रक्स में बता दूं कि ये क्या एग्जैक्टली होता है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। यूटिलिटी के बारे में ये टॉपिक है पूरा। यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी, बराबर है? यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर है, इसका मतलब कैन वी से सिर्फ खाने पीने के आइटम्स में यूटिलिटी होती है? नहीं। श्योर? यूटिलिटी हर चीज में हो सकती है। जो आपका वांट सेटिस्फाई करने का ताकत रखता है वो हर चीज में यूटिलिटी हो सकती है, बराबर? जैसे कि व्हीकल में यूटिलिटी हो सकती है। यस, आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, ऑब्वियसली आपको व्हीकल लग रहा है, तो उसमें भी आपका वांट सेटिस्फाई करने का पावर है, तो वो बन गया यूटिलिटी। करेक्ट? अब इस चैप्टर में यूटिलिटी के दो एनालिसिस है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। आपने 12th में कार्डिनल पढ़ा है, ऑर्डिनल नहीं पढ़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर? तो कार्डिनल मेजरमेंट इज नथिंग बट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। ये और कुछ नहीं, लॉ ऑफ डीएमयू है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय H. Gosen. This was formulated by H. Gosen and developed by Alfred Marshall. समझा? Therefore, this law is also called as Gosen's first law. इसको Gosen's first law इसलिए बोलते हैं because it was formulated by H. Gosen. Don't worry, आगे लिखा है आपके स्लाइड्स में। तो पहले इस पर फोकस करते, बाद में ऑर्डिनल पे जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम फोकस कर रहे हैं कार्डिनल अप्रोच पर। कार्डिनल अप्रोच के अजम्पशन मतलब लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशन है ये। सबसे पहला अजम्पशन बोलता है यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल, मतलब मेजरेबल इन नंबर्स। लिख दो उधर, कार्डिनली मेजरेबल को अंडरलाइन करो और लिखो इन नंबर्स। बट टेल मी हाउ, नंबर में मेजर करना यूटिलिटी ठीक है, कैसे? मगर आपने बॉडी में कोई डिवाइस नहीं है कि आपको अगर एप्पल दिखा तो ट्र 80, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? प्राइस रेडी टू पे। डोंट कंपेयर विथ प्राइस, प्राइस से कंपेयर करना ही नहीं आपको, आपको रेडी टू पे प्राइस को देखना है। मतलब एप्पल रहेगा 100 रुपए का, अगर मैं देने को तैयार हूं 20 रुपया, तो उसका यूटिलिटी 20 ही है। इफ आई एम रेडी टू पे 200, तो उसका यूटिलिटी 200 है। मतलब प्राइस नहीं देखना है, रेडी टू पे प्राइस देखना है। क्लियर? ओके, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, ऑफ कोर्स अल्फ्रेड मार्शल के लॉजिक के हिसाब से यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स एंड इट इज नथिंग बट द अमाउंट वी आर रेडी टू पे। रेडी टू पे अमाउंट इज नथिंग बट एमयू, वैल्यू इन एक्सचेंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैल्यू इन एक्सचेंज। वहां पे लिख दो एमयू इज वैल्यू इन एक्सचेंज। MU is value in exchange. मतलबी अमाउंट यू आर रेडी टू पे। करेक्ट? व्हाट इज TU इफ यू रिमेंबर? समेशन ऑफ MU, बट उसको क्या बोलते हैं? जैसे इसको वैल्यू इन एक्सचेंज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज। ओके, दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन
यूज, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो यूटिलिटी को हम नंबर में कैसे मेजर करेंगे? अमाउंट वी आर रेडी टू पे। मतलब ही हम क्या मेजर कर रहे, कौन सा यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं। ओके, सेकेंड, एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज एमयू? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे फर्स्ट अजम्पशन आपको लगता है कि रियलिस्टिक अजम्पशन है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, ये सिर्फ बकवास बात है कि अमाउंट वी आर रेडी टू पे इज यूटिलिटी। ये तो अजम्पशन है बोलकर अपन बोल रहे हैं अजम्पशन है, तो चलो ऐसा है। रियल लाइफ में हम डायमंड को ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, बल्कि वाटर में ज्यादा यूटिलिटी मिलता है आपको। करेक्ट? इसी को डायमंड वाटर कंट्रोवर्सी बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं। करेक्ट? हम वाटर को कम दाम देने को तैयार है, बट उसमें यूटिलिटी हमको ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू डायमंड। डू यू एग्री? तो वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। मतलब ये प्रूव करता है कि ये ऐसा सिर्फ थियोरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल नहीं है ये। ठीक है? वैसे सेम ये भी इम्प्रैक्टिकल चीज बोली गई है। क्या बोल रहे हैं यहां पर? एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या? अगर आपको मैं लेट्स से आज डिसाइड करता हूं कि 1 लाख रुपया हर एक को दे देता हूं, ठीक है, अभी जब क्लास छूट जाएगा तब, और आपको बस एक ही कंडीशन है कि ये जो 1 लाख रुपया आपको मिला है ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा। आपको कंडीशन सिर्फ एक ही फॉलो करना है, 2 घंटे में उसको खर्च करना है। 2 सेकंड, 2 मिनट, शेयर ले लेगी। देखिए मैडम, तो अभी से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग चल रहा है, खर्च करना है आपको, स्पेंडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कर लोगे? मतलब इन शॉर्ट पैसा उड़ाना है, उड़ा पाओगे 2 घंटे में 1 लाख रुपया? कौन सी बड़ी बात है सर, है ना? 10 लाख दे के देखो, गाड़ी बुक कर लेगा, है ना? शॉपिंग मॉल चले जाओगे। आप इमेजिन करो, अच्छा सुनो, इमेजिन करो कि आप यहां से कुमार पैसिफिक मॉल गए, कुमार पैसिफिक मॉल, और वहां जाकर आपने शॉपिंग स्टार्ट की, या पेविलियन मॉल चले गए और पेविलियन मॉल में आपने शॉपिंग स्टार्ट की, राइट? और आपने बाहर से देखा ये ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है मुझे, पूछा कि आपको कि मीडियम साइज में है क्या अवेलेबल, वॉट एवर इज योर साइज, और फिर उसने बोला यस मैडम, यस सर। तो आपने बोला पैकेट, लेबल भी नहीं देखा आपने, डायरेक्ट काउंटर पे गए, काउंटर वाला बोला आपको 7,950 सर। आपने गिना 8,000, कीप द चेंज, है ना? विदाउट लेबल देखे शॉपिंग करना, और बचाओ पार्ट कीप द चेंज बोल के बोला, ऐसा भी मजा अलग है ना, राइट? तो ऐसा आप शॉपिंग किए पहले 8,000 के लिए, बट 1 घंटे में आपने 92,000 रुपीज खर्च किए। आपकी काबिलियत पे मुझे पूरा भरोसा है। 1 घंटे में आपने 92,000 रुपीज खर्च किए। अब लास्ट का आपके पास 1 घंटा और बचा है, और लास्ट के सिर्फ 8,000 बचे। क्या आप लास्ट के 8,000 भी उतने इजीली खर्च कर पाओगे जितने इजीली फर्स्ट 8,000 खर्च किए थे? नहीं। रियल लाइफ में क्या होता है? द एमयू ऑफ मनी डिक्रीजेस, सॉरी, एमयू ऑफ मनी इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी। मतलब इन शॉर्ट, जैसे जैसे तेरा पैसा कम होते रहेगा, तेरा अहमियत पैसों का बढ़ेगा। रियल लाइफ में ये होता है? ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पहले 8,000 खर्च किए थे, लास्ट के 8,000 भी आप वैसे ही खर्च करोगे। तो रियल लाइफ में ये क्या बन गया? अनरियलिस्टिक अजम्पशन बन गया ये। आर यू क्लियर? थर्ड अजम्पशन बोलता है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। अब ये क्या होता है? हर यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी आपको अलग से पता है कि कितना मिल रहा है। एक कमोडिटी है, राइट? एक कमोडिटी है जो आपको बहुत पसंद है, ओके? आपको, हाँ, खाने की कमोडिटी, चलो मैडम गुलाब जामुन पसंद है आपको? अच्छा, आपका आपका फेवरेट है क्या? अरे वाह, क्या नाम है आपका? अवनी। तो विनोद सर की लड़की का नाम भी अवनी है वैसे। तो अवनी, आपको गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन खिलाना ही पड़ेगा अभी, हाँ? अगर गुलाब जामुन एक कमोडिटी है, ऑब्वियसली मैं एक यूनिट आपको दूं, तो ये अजम्पशन बोल रहा है कि अवनी अलग से बता पाएगी कि उस एक यूनिट में उसको कितना यूटिलिटी मिल रहा है। फिर सेकेंड यूनिट के वक्त वो अलग से बता पा रही है कि सेकेंड यूनिट के वक्त उसको कितना यूटिलिटी मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। मतलब ये लोग ये नहीं बोल रहे कि यूटिलिटी नंबर में मेजर कर सकते हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं, बट उसके साथ साथ हर यूनिट के लिए आप अलग से बता सकते हो कि आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है। समझे?
ये भी काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक ही बन गया। लास्ट इज कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। आपको रैशनल तो पता ही है, बट टेल मी वन थिंग नाउ, एरर फ्री एंड लॉजिकल पर्सन को रैशनल बोलते क्या? अ पर्सन हु इज एरर फ्री एंड लॉजिकल, आई एम टेलिंग यू ओनली टू वर्ड्स, एरर फ्री एंड लॉजिकल। इज दिस अ डेफिनेशन ऑफ रैशनल पर्सन? नो। अगर ऐसा रहता ना तो हम सब इरेशनल बन जाएंगे फिर, क्योंकि हमने कभी ना कभी तो कोई एरर किया है। एरर करना इरेशनल नहीं होता, एरर फ्री रैशनल नहीं होता। रैशनल मतलब क्या? एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल। आपको फाउंडेशन पास होना था, इंटर में आना था, मेहनत करो, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल इज रैशनल। आप बोलोगे सोते सोते मेरे बहुत सपने सीए फाउंडेशन पास होने के, और सो ही रहे हो, क्या ये रैशनल है? ऑब्वियसली रैशनल नहीं है। मैं सच में, मेरा ख्वाब है सीए फाउंडेशन पास होना, तो क्या ख्वाब ही देखते रहेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। ख्वाब ऐसे देखो जिससे नींद ना आए, बराबर ना? फिर इतने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स है अपने पास, तो ऑब्वियस सी बात है आप सब लोग क्या बन गए? रैशनल, क्योंकि आप इधर आके मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको इंटर में आना है। समझे कि नहीं? तो ये होता है रैशनल पर्सन। बट इरेशनल पर्सन किसको बोलते हैं? जो लुनैटिक है, जो मेंटली चैलेंज्ड है, जो यू कैन से ड्रंकन है, एडिक्टिव पर्सन बोलते हैं जिसको, ये सब पर्सन क्या बन गए? इरेशनल। हम इकोनॉमिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट इन पे नहीं करते, ये थोड़े स्पेशल कैटेगरी लोग हैं। हम क्या करते हैं? हमारे रैशनल पर्सन पे करते हैं जो नॉर्मल पर्सन है। करेक्ट? तो ये हमारे अजम्पशंस हो गए। कम हो तो जाएगा ना, नो डाउट, इट्स रैशनल। चलो तुम एक काम करते, तुमको गुलाब जामुन पसंद है श्रीकांत? शिवा के पास चाबी दी है। हाँ, सपोज तुम्हारा नाम क्या है? रौनक। तुमको गुलाब जामुन पसंद है? शौनक। पसंद है गुलाब जामुन? ठीक है। सपोज तुमको एक्सपेरिमेंट में रखते हैं हम लोग, ठीक है? अकेले उसको नहीं खिलाएंगे, तुमको भी खिलाएंगे, ठीक है? एक्चुअली तेरे साथ शेयरिंग करना था, वो इसलिए बोला मैं, सपोज में, है ना? तो सपोज अभी शौनक को गुलाब जामुन पसंद है, हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट आते हैं, आएगा ना अभी, तब देखते हैं, ठीक है? चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होगा आपके ऊपर, ठीक है? पहले एक जनरल एक्सप्लेनेशन सुन लो। दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय, क्या लिखा है ऊपर? H गोसेन। आप उसको हाईलाइट कर सकते हो या तो अंडरलाइन कर सकते हो। H गोसेन, formulated by H गोसेन। Utility, as you told me, is a want satisfying power of a commodity. Utility is different from usefulness. आप सबको पता है। Can you give me any example of utility and usefulness सेम नहीं है? कोई भी एक आइटम बोलते, शर्माए बगैर, लिकर में से मिल सकती है, बट वो यूजफुल नहीं है। करेक्ट? एक पर्सन है जिसको ड्रिंकिंग पसंद है सपोज, ठीक है? एग्जाम्पल, ऑब्वियसली लाइक्स हो सकता है ना, लाइक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक पर्सन का लाइक है लिकर, उसको यूटिलिटी उसमें से मिल रहा है, मगर उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। स्मोकिंग, सीधा लिखा है किल्स, कॉजेस कैंसर। मुकेश की हालत देखी अपन ने, राइट? थिएटर में ऐड देखते हैं ना मुकेश। तो अब ऐसे केस में ये सब हमको पता है यूजफुलनेस नहीं है, बट जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए वो क्या है? यूटिलिटी मिलने वाली एक चीज है। तो दोनों अलग हुए ना। वैसे ही कैन वी से यूटिलिटी सेम एज सेटिस्फैक्शन? नो। तो कैन वी से इट्स डिफरेंट फ्रॉम, जैसे यूजफुलनेस है वैसे ही सेटिस्फैक्शन। कैन यू टेल मी व्हाई? करेक्ट, करेक्ट। सेटिस्फैक्शन इज एंड रिजल्ट, यूटिलिटी इज कॉज। मतलब कैन वी से यूटिलिटी स्टार्ट पॉइंट है और सेटिस्फैक्शन एंड पॉइंट है। ओके। एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं। एक बार रिपीट करो ये, एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। मतलब एक पर्टिकुलर चीज में आप सोच रहे हो कि इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो वो है यूटिलिटी। कंजम्पशन के बाद क्या होगा? वो बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन। बट कंजम्पशन के पहले जो थॉट है
उसको आप बोलोगे यूटीडी। एमजी रोड गए आप, आपने वॉकिंग किया, वॉकिंग करते करते आपको एक अच्छा बेकरी दिखा, बेकरी में आपको एक बहुत ही सुपर पेस्ट्री दिखी, पेस्ट्री, राइट, चॉकलेट पेस्ट्री थी वो, और आप अंदर गए और आपको लगा वाओ ये तो मैं खा के रहूंगा, ठीक है, आपने उसको ऑर्डर किया, सामने वाले ने उसको अच्छे से आपको प्रेजेंटेबल मैनर में प्रेजेंट करके दिया, सर दिस इज योर पेस्ट्री, और आपने उसे जल्द से लिया और पहला बाइट खाया, राइट। आप जब ये ऑर्डर करके वो दे रहा था जल्दी आपको एक प्रॉपर स्टाइल में दे रहा था, आप बोल रहे भाई जल्दी दे दे भाई, वो अच्छे से पेपर नैपकिन ले रहा है, एक प्लेट ले रहा है, एक प्लकर ले रहा है, ढूंढ रहा है, प्लकर नहीं मिल रहा है, फिर प्लकर मिला, फिर धीरे से उसने पेस्ट्री उठाया और उस प्लेट पे रखा, एंजॉय योर पेस्ट्री सर, है ना, इतना सोफिस्टिकेटेड वे में उसने बोला, और आपने क्या किया, तुरंत उस पेस्ट्री को लिया हाथ से, उसने चम्मच वम्मच दिया था, आपने लिया खाया। बट इस मोमेंट के पहले जो आपको लग रहा था ये सब क्या था, यूटीडी था। सपोज वो खाते साथ आपको लगा वाह यार क्या पेस्ट्री है, तो ये था सेटिस्फैक्शन। सपोज खाते साथ ही बहुत ही बकवास पेस्ट्री निकला, तो कैन वी से ये भी एक सेटिस्फैक्शन है, वो डिससेटिस्फैक्शन, करेक्ट। तो कैन वी से उसमें यूटिलिटी था बट सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन निकला, समझे। वैसे ही प्लेजर और यूटिलिटी सेम है क्या, प्लेजर मेडिसिन वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह, ये प्लेजर गिविंग नहीं है, मगर अगर आप बीमार हो तो आपको यूटिलिटी जरूर देगा, आपका वांट सेटिस्फाई करेगा, आपको ठीक करेगा, नीम का कड़वा दवाई वगैरह कुछ है, ऑब्वियसली ये आपको प्लेजर नहीं दे रहा है मगर आपका यूटिलिटी आपको मिल रहा है, करेक्ट। Cardinal utility means utility can be measured in numbers. This was developed by Alfred Marshall. This is also called as law of DMU. MU of nth unit कैसे निकलता है, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। सपोज आपको 8th यूनिट का निकालना है MU, तो आप क्या करोगे, TU ऑफ 8 माइनस TU ऑफ 7, करेक्ट। नाउ टेल मी, ये 7 ये 8, ये आपका TU 50, ये आपका TU 60, आपका MU कितना, बोलो 10, करेक्ट एवरीवन। बट दोस्तों अगर सपोज आई टेल यू कि ये 7 के बाद है लेट्स से 10 और यहां पर है 65, MU कितना 15, नहीं आएगा ना, यस, यूनिट्स जंप जब होते हैं ना तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तब फॉर्मूला क्या बनता है, करेक्ट, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, करेक्ट। So it will be change in TU 15, change in quantity 3, answer will be 5. Everybody, just be careful in examination, अगर जंप होता है नंबर तो आपको मार्जिनल के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, मेड बी यूटिलिटी, मेड बी प्रोडक्शन, मेड बी कॉस्ट, व्हाटएवर, समझे। मतलब ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, 1 यूनिट से चेंज होने के बाद होता है, क्लियर एवरीवन। चलो अब एक्सपेरिमेंट हमारा स्टार्ट करते हैं और हम बोलते हैं गुलाब जामुन, लो भाई शौनक अवनी, एज प्रोमिस्ड आपको गुलाब जामुन दिए गए यहाँ पर, और इतने सारे गुलाब जामुन है आपको, ठीक है, खाने के लिए। सपोज आपको मैं बोलता हूँ कि लो खाओ, तो आप क्या करोगे, हाथ आगे बढ़ाओगे, आपका हाथ तुरंत रोकेगा कौन, अल्फ्रेड मार्शल, आपको पूछेगा बताओ पहले हाउ मच यू आर रेडी टू पे, कितना पे करने को रेडी हो एक पीस ऑफ गुलाब जामुन के लिए, 10 रुपए, 10 रुपए पे करने को रेडी हो, तो चलो उठाओ, राइट, एक उठा लिया तुमने, उठाओ, देखो एक उठाया है ना, और कितना यूटिलिटी आया देखो एक बार, जादू है भाई, राइट, जादू है। अब आपका MU जो है वो 10 हो गया, आपको तुरंत वो खाते साथ ही मैं आपको बोलूं सेकंड गुलाब जामुन उठाओ, आप बोलोगे यस सर माय प्लेजर, है ना, आप सेकंड भी लोगे,
वापस से अल्फ्रेड मार्शल पूछेंगे कितना देने को रेडी हो, 8। तो ये लो सेकंड उठा लिया, सेकंड उठा लिया, और ये आ गया 8। ऐसे ही सेम थर्ड के वक्त आप उससे भी कम, 10 से कम क्यों किया आपने, 8 क्यों किया? क्योंकि आपको फर्स्ट यूनिट का एक्साइटमेंट ज्यादा था साइकोलॉजिकली, बट सेकंड यूनिट के वक्त आपको पता था टेस्ट क्या है क्या नहीं, तो आप सेकंड के वक्त उतना एक्साइटमेंट नहीं रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका रेडी टू पे अमाउंट कम हो जाता है। थर्ड यूनिट के वक्त और भी कम हो गया, मे बी 6। थर्ड के बाद फोर्थ के वक्त मे बी 4, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ के वक्त मे बी 2, राइट, और सिक्स्थ के वक्त मे बी 0। व्हाट इज दिस लेवल, यू नो? पॉइंट ऑफ सैटिटी। व्हाट इज सैटिटी? हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट आप गड़बड़ में क्या करते हो मानो, एग्जाम में एमयू हाईएस्ट है वहां पर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, या एमयू 0 है वहां पर सेटिस्फैक्शन 0 है, और टीयू हाईएस्ट है, करेक्ट? मतलब सेटिस्फैक्शन कहां देखा जाता है, टीयू पर। इसलिए टीयू को बोलते हैं वैल्यू इन यूज। आर यू जेपिंग? वैल्यू इन एक्सचेंज होता है एमयू। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट यूनिट के वक्त एमयू हाईएस्ट दिख रहा है मुझे, तो वहां पर सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट है क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर ये दोनों में से कोई भी रुकेगा नहीं। अगर वहां पे सेटिस्फैक्शन सबसे हाईएस्ट है तो बोलेंगे बस 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 हो गया, करेक्ट? तो अवनी 6 भी रुकेगी कि तू? हाँ, तू रुक जाएगी, यू कंटिन्यू, है ना? तो वहां के नंबर्स कुछ और रहेंगे। बट मुझे एक बात बता, फर्स्ट यूनिट के वक्त अगर तुम्हारा 20 रहेगा सपोज, बाद में धीरे धीरे कम होगा, तो मे बी 16, 20, 22, उसके बाद तो वो 0 होगा ना, होगा कि नहीं? क्योंकि मैं आपको जो कंजम्पशन करवा रहा हूँ वो कंटिन्यूअस कंजम्पशन है, टाइम गैप नहीं है। मैं आपको नहीं बोल रहा अभी चलो बचा हुआ कल खाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ अब भी खाना पड़ेगा, खत्म हो गया खाना पड़ेगा, खत्म हो गया खाना पड़ेगा। इनफैक्ट अवनी का भी पेट भर गया, वो बोल रही बस हो गया, अपन बोलेंगे एक बचा हुआ है अभी, अब एक तो छोड़ते नहीं, वेस्ट छोड़ना करेंगे, अपन इंडिया में रहते। हाँ, अपन बोलेंगे एक खा ले बेटा, है ना? और अपन ने वो बचा हुआ एक भी अगर उसको सच में जबरदस्ती खिला दिया, तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है देखो, एक खत्म कर दिया, ये देखो माइनस में चला गया, डिसयूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। मतलब एमयू 0 भी हो सकता है, एमयू नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, समझे क्या? एमयू 0 भी जा सकता है, एमयू नेगेटिव भी जा सकता है। नाउ व्हाट इज टीयू? समेशन ऑफ एमयूज। तो फर्स्ट यूनिट के वक्त एमयू 10 है, तो ये 10 आएगा। सेकेंड के वक्त 10 प्लस 8 करेंगे 18 होगा, 18 प्लस 6 करेंगे 24 होगा, 24 प्लस 4 करेंगे 28 हुआ, 28 प्लस 2 करेंगे 30 हुआ, 30 प्लस 0 इज 30, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, माइनस इज 28, करेक्ट? तो कैन वी से इसका मतलब टीयू कभी माइनस में नहीं जाएगा मगर कम हो सकता है, एमयू माइनस में जा सकता है। टीयू कब तक बढ़ेगा? जब तक एमयू पॉजिटिव है और 0 तक नहीं पहुंचता, करेक्ट? जैसे ही एमयू 0 पहुंचा टीयू हाईएस्ट पहुंचा, जैसे ही एमयू नेगेटिव गया टीयू फॉल होगा। क्लियर? ये सब लॉ ऑफ डीएमयू के ऑब्जर्वेशन से, ये सब आपको आते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको याद है? आपका यूनिट नंबर 1 के वक्त एमयू हाईएस्ट रहेगा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे एक्स एक्सिस पर क्या होते जाएगा, आपका एमयू कम 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 होगा। क्या आपका एमयू 0 एंड नेगेटिव जाएगा? यस जाएगा। तो ये देखो आपका एमयू कर्व ये रहेगा और टीयू कर्व ऊपर जाएगा। टीयू कर्व कब तक बढ़ रहा है? जब तक एमयू 0 नहीं पहुंचता, जहां पे एमयू 0 है वहां पे टीयू हाईएस्ट है, उसको बोलते हैं, दोनों पॉइंट्स को एक नाम है एक्चुअली, जहां पे टीयू हाईएस्ट है उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, जहां पे एमयू 0 होता है उसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। समझे? दोनों भी एक ही है, सिर्फ एमयू 0 होता है उसको सैटिटी बोलते हैं, टीयू हाईएस्ट होता है उसको सैचुरेशन बोलते हैं। सैचुरेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज बियॉन्ड दैट यू विल बी डिससेटिस्फाइड, और सैटिटी इसलिए इसको नीचे बोलते हैं बिकॉज जहां पे एमयू 0 पहुंच गया आप फुल्ली सेटिस्फाई हो गए। फिर वो सेटिस्फेक्शन लेवल किसी का 6 पर आ सकता है, किसी का 16 पर आ सकता है, किसी का 60 पर भी आ सकता है, करेक्ट? वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट रिमेंबर तीनों पर्सन रैशनल पर्सन है, क्योंकि हर पर्सन के साथ 6 यूनिट के वक्त ही 0 एमयू पहुंचना जरूरी नहीं है। आई रिमेंबर वन ऑफ माई अंकल, ही यूज्ड टू ईट 12 chapatis. For me that time eating single chapati was a task when I was just a kid of 6-7 years. तो वो मेरे घर आते थे, कम से कम 12-15 चपाती खाते थे। He was in military.
मिलिट्री में रहते थे, और मेरे मॉम टेंशन में आते थे जब वो आते थे, तो क्योंकि ऑब्वियसली बनाओ खिलाओ रुक ही नहीं रहे, 15-20, और अपना मुश्किल से मेरी मम्मी बोलती बेटा दूसरा तो ले ले, इधर 8वें पे है, 18वें पे है ना। तो ऐसा है कि पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है, बट दैट डज नॉट मीन ही वाज इरेशनल। इट सिंपली मीन्स कि उनका वो लेवल है और हमारा ये लेवल है, करेक्ट। हाँ, अगर वो रुके नहीं कभी, वो बोले खिलाते ही जाओ, तो वो इरेशनल रहेंगे, जो कोई नहीं हो सकता, समझे। तो ये था आपका लॉ ऑफ डीएमयू का डायग्राम। आई एम श्योर कि ये सबको आता है। हाँ, नाउ लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इस लॉ के लिमिटेशंस मतलब खामियां क्या क्या है, या इसको इसमें से कुछ आइटम्स को आप अजम्पशन में भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि पहला अजम्पशन या पहला लिमिटेशन, ऑल यूनिट्स शुड बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या, साइज कलर टेस्ट सब कुछ सेम, ब्रांड वगैरह सब कुछ सेम। क्या होगा अगर अपन ने साइज अलग रखेंगे तो यूटिलिटी डिफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट गुलाब जामुन नॉर्मल साइज का था, सेकंड गुलाब जामुन थोड़ा अलग कलर का दिख रहा है, अलग साइज का दिख रहा है, तो अवनी सोचेगी इसका टेस्ट शायद अलग रहेगा, तो इसका मतलब उसका एमयू जो 10 था तो अगला भी 10 भी मेंटेन रह सकता है, तो लॉ ऑफ डीएमयू वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं चाहिए अपने को, बराबर। ऑल यूनिट शुड बी आइडेंटिकल, दे शुड बी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड साइज। वी आर गिविंग गुलाब जामुन, अग्रीड, बट गुलाब जामुन अपन अगर बटन गुलाब जामुन दिए इनको तो छोटे वाले, हाँ भाई बोलेगा अपने को कि क्या है 50 तक तो रुको ही मत, है ना, राइट शौनक। 42 गुलाब जामुन शादी में खाए थे, तुम मारवाड़ी हो, शादी मारवाड़ी की थी ना, हाँ ऐसी हरकतें अजीबोगरीब हरकतें उधर ही होती है। तो कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड साइज, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज गुलाब जामुन हमने पहला इतना खिला दिया ऐसा, ये गुलाब जामुन, तो लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि एक में 0 डायरेक्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर दे शुड बी इन स्टैंडर्ड साइज। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी खिला रहे इन दोनों को, खा भी रहे एंजॉय कर रहे, अचानक से इनको याद आया अरे रस, आम रस, आम रस का सीजन है, इनका टेस्ट चेंज हो गया और इन्होंने बोला आम रस लेकर आओ। इनका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि क्या होगा जब इनको आमरस की याद आएगी ना, तो बाय डिफॉल्ट गुलाब जामुन में मिलने वाला एमयू और भी स्पीड से कम होगा, वो अपने को नहीं चाहिए। सो नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज नो चेंज इन प्राइस। Why not change in price? Because price changes your preference. अगर प्राइस सस्ता हुआ तो प्रेफरेंस बढ़ जाता है, प्राइस महंगा हुआ तो प्रेफरेंस कम हो जाता है, ये लॉ ऑफ डिमांड खुद ही बोलता है ना। तो नो चेंज इन प्राइस, नो टाइम गैप इन कंजम्पशन। बिल्कुल शादी के स्टाइल में खिलाना है आपको, खत्म होने के पहले दूसरा घुसेड़ दिया है ना। नो टाइम गैप इन कंजम्पशन, सक्सेसिव कंजम्पशन बोलते हैं इसको, राइट। क्योंकि टाइम गैप रख दिया ना तो बाय डिफॉल्ट एमयू गिरने की जगह या तो कांस्टेंट रहेगा या तो बढ़ भी सकता है। मैंने बोला ठीक है, खाए गुलाब जामुन 4, मजा आया, चलो अभी एक काम करते हैं 4 दिन बाद फिर से मिलते हैं, तो ये लोग एक्साइटेड रहेंगे। फिर बोले 4 दिन बाद वापस से पूछेंगे कितना देने को रेडी है, 10, है ना। तो ऐसा होता है, टाइम गैप मत रखो कंजम्पशन के बीच। नॉट अप्लीकेबल फॉर गोल्ड, कैश, डायमंड, राइट। आपने तोड़ मालिक को देखा क्या, आपने तोड़ मालिक ऐसे हाथ भी हिलाते ना कुछ समझाने के, छन 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 आवाज आता है ऐसा, है ना, इतना सोना है उनके हाथ में। अगर मैं बोलूं कि चलो अमित सर आपके लिए एक ब्रेसलेट लाया मैंने, तो बोलेंगे वाह वाह वाह। फिर मैं बोलूंगा एक और ब्रेसलेट लाया, तो वो बोलेंगे भाई तू ही दोस्त है मेरा, है ना, राइट। विनोद तो नाम का दोस्त है ना। फिर एक और गुलाब जामुन, एक और मैंने ब्रेसलेट दिया उसको, तो बोलेंगे भाई तोड़ मालिक, है ना। तो ये क्या हो रहा है, गोल्ड, उनको गोल्ड इतना पसंद है। अच्छा उनको क्या, हम सबको भी पसंद है ना। ये एक्सपेरिमेंट किसी के साथ भी होगा तो वो बोलेगा भाई तोड़ मालिक, है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट इन चीजों के हद तक लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। डायमंड, गोल्ड, ज्वेलर, ये जो भी आइटम है, कैश, जितना ज्यादा देंगे उतना एमयू बढ़ेगा, कम नहीं होगा, राइट। एंड प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ऐसा एरो करो, विल अफेक्ट द लॉ, एंड absence ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल अफेक्ट द लॉ। ऐसा एरो कर दो उधर आप। क्या पूछ रहे हो राना आप, गुड मॉर्निंग सर, एक डाउट है पूछ सकता हो क्या सर। यस पूछो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछ सकते हो क्या, पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम।
कैन आस्क हियर ऑल्सो। टुमारो ऑनवर्ड्स एनीवेज वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन ऐप, तो वहां पर भी आपके डाउट्स दिख जाएंगे मुझे, आप अभी भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बोलिए, प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे अफेक्ट करेगा आपके लॉ को। इन दोनों को हमने गुलाब जामुन खिलाना है, बट बाजू में रखना है आमरस। इनको बोलना है सिर्फ देखो बट खाना ये है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एमयू ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा। प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अफेक्टिंग द लॉ। सपोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब गुलाब जामुन का कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, बट अगर फेवरेट चीज आपका सपोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, मेरे को लगा गुलाब जामुन रसगुल्ला साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन फ्री होगा या यूट्यूब पर, या परचेज करना होगा? परचेज करना होगा एट वेरी नॉमिनल प्राइस, तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर बहुत ही कम फीस है। आप एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर लो, आपको प्राइस पता चल जाएगा बेटा, ठीक है। आज हमारा लास्ट डे यूट्यूब पर, शायद कल हम रखे यूट्यूब पर या ना रखे पता नहीं, ऐप में शिफ्ट हो सकते हैं, तो आप आज इंक्वायरी कर लो एक बार प्राइजेस वगैरह के बारे में, ठीक है। चलो, तो अब्सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पिज्जा। पिज्जा के साथ आपको क्या चाहिए जनरली, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेमी, और वो आपका कोक और आपका केचप। कुछ भी नहीं दिया आपको, सिर्फ प्लेन पिज्जा दिया, चलेगा बट उतना मजा नहीं आएगा ना। तो एमयू ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा, राइट। अगर पांचवें पिज्जा के बाद आपका एमयू जीरो होने वाला था, तो आपका एमयू शायद सेकंड पिज्जा के वक्त ही जीरो हो जाए, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग योर लॉ। अंडरस्टूड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर मजा, अगर अब्सेंट रहेंगे ना, तो उतना मजा नहीं आएगा, तो एमयू ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर प्रेजेंट रहेंगे ना, तो मेन गुड में उतना मजा नहीं आएगा, एमयू ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा। सो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट ये अफेक्ट करते हैं हमारे लॉ को। समझ गए? चलिए, अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट सुन लो एक बार। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब वहां पे आप लिख सकते हो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ओफू, ओफू, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अमित सर की भाषा में ओफू बोलते हैं इसको, ओ एफ यू, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये क्या है देखिए, ये 12th में आपने पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा पता नहीं। ये बोलता है कि अगर एक कंज्यूमर है जिसने 2-3 कमोडिटी पे खर्चा किया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आप एक मूवी गए, आपने मूवी में पॉपकॉर्न भी खाया कैरेमल वाला, और आपने बाद में डिनर भी किया, ठीक है, आप अकेले ही थे, ये भी बोलना जरूरी है ना। तो अब मूवी में, मूवी का टिकट कितना होता है, 300 पकड़ लेते, आपने कोई वाउचर वाउचर यूज कर लिया बुक माई शो का, 300 में आपको टिकट मिल गया, ठीक है, ये उसका प्राइस हो गया। अब आपके पॉपकॉर्न का प्राइस कितना होता है, 200, 200 ले लेते राउंड फिगर, जीएसटी के साथ वगैरह, तो 200 रुपये आपका पॉपकॉर्न का प्राइस हो गया। और बाद में आपने खाना खा लिया, लेट से 500 का, चलो 1000 रुपीज खर्च कर दिए, कोई बात नहीं। ये लॉ बोलता है आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब आप 300 का मूवी टिकट में 600 का मजा ले रहे हो, मतलब आपका एमयू 600 का है। एग्जाम्पल है, 600 इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट कैन बी 300 ऑल्सो, no it can be 300 also, it can be 300 also, it can be 200 also, no problem, just stay with the example, you will understand what I mean to say। कि 600 का आपका एमयू था, और यहां पे जब आप पॉपकॉर्न खा रहे थे तो आपको लग रहा था 200 का, क्या यार ये पॉपकॉर्न तो मैं 400 का भी बाय कर सकता हूं, और खाना था उसके लिए आप बोले इसके लिए तो मैं 1000 रुपए भी बिल दे दूं। तो इन सब का आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेशियो इनका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 2:2 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये इवनिंग में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, जब आपने आपका लास्ट रुपी स्पेंड कर दिया आपको मिला मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सपोज इनमें से कोई भी चीज प्लस होती या माइनस होती तो भी आप डिससेटिस्फाइड रहते। कैसे, सुनो, मूवी आपने देखी, यहां पे एग्जांपल लिया था मैंने सपोज छावा का, राइट, छावा के जगह अपने सिकंदर चले गए आप, बहुत ही घटिया मूवी है, और सिकंदर, तो यहां पर आप बोलोगे ऐसी मूवी के लिए तो मैं 100 रुपया भी मुश्किल से दूं, करेक्ट। सो नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ऑब्वियसली तीनों इक्वल नहीं है ना, तो क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन कम हो गया। डू यू एग्री?
अब सपोज मूवी तक तो सब ठीक था, बट छावा मूवी गए सपोज आप, लेट्स से 600, 300। ये जो कैरामल का आपने पॉपकॉर्न खाया ना, ये कैरामल के पॉपकॉर्न बहुत ही पथेटिक थे। आप बोलोगे ऐसे पॉपकॉर्न के लिए मैं 200 रुपया मुश्किल से दूंगा, बराबर? तो ये सही नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिर से आप क्या बन गए? डिससेटिस्फाइड, करेक्ट? चलो, आपको समझ गया कि कुछ भी चीज इसमें से कम हो रही है तो आपका सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, ये तो समझ गया। अब सुनो, ये एग्जांपल सुनो, आपको समझेगा। अगर मूवी की बात करो 300, 600, ठीक है। पॉपकॉर्न की बात करो तो 200 एंड 400, यहां तक सब सही था। खाना जब आपने खाया ना, आपने बोला पथेटिक खाना है सपोज, तो आप बोलोगे इसके लिए तो मैं 200 रुपया भी ना दूं, तो वो तो ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन कम ही करने वाला है। बट अगर खाना इतना लाजवाब था कि आपने जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया, राइट, कुछ ऐसा खाना खाया आपने आपने कभी नहीं खाया था इतना टेस्टी खाना, और आप बोलोगे ऐसे खाने के लिए ना मैं 2,000 रुपये देने को तैयार हूं, तो मालूम है क्या होगा? ये इक्वल नहीं हुआ, बराबर? अब ऐसा होगा कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। रीजन क्या है सुनो, आपने मूवी देखी, मजा आया, छावा मूवी थी, पॉपकॉर्न खाए, वहां पर भी मजा आया, बट खाने में आपको लगा मेरा पैसा वसूल है। समझा कि नहीं? इधर जितना पैसा वसूल हुआ उतना तो किधर नहीं हुआ। तो अब आपका सेटिस्फेक्शन वो जो मूवी और पॉपकॉर्न का था ना, वो कम हो गया, क्योंकि आपको लगा कितना लाजवाब खाना था, काश मूवी और पॉपकॉर्न भी इतने अच्छे होते। समझा? तो आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अपनी भाषा में अगर बोलूं तो आपको ज्यादा पैसा वसूल खाने में लगा, तो बाय डिफॉल्ट पॉपकॉर्न एंड मूवी का पैसा वसूल कम लगा, तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। क्लियर एवरीवन? अब देखो इस सेंटेंस को, इधर क्या लिखा है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये बोलता है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इट स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम गाइस? नहीं नहीं, इधर का इक्विलिब्रियम नहीं पूछ रहा मैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? कुछ भी नहीं ऐसा, ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं है इक्विलिब्रियम का। दो फैक्टर्स मीट हो रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं, तीन भी मीट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे इट्स वेरी सिंपल, जहाँ चीजें आके सेटल हो जाएगी, कंडीशन ऑफ रेस्ट, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जहाँ चीजें आके सेटल हो जाएगी, कंडीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। आप एक काम करो, टॉप ऑफ द पेज लिख दो, इक्विलिब्रियम मींस कंडीशन ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम मींस कंडीशन ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम मींस कंडीशन ऑफ रेस्ट, राइट? तो कंडीशन ऑफ रेस्ट इक्विलिब्रियम फॉर कंज्यूमर कैसे आएगा? इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूट्स हिज मनी इनकम। अपना मनी इनकम कितना था? 1000। अमंग्स वेरियस गुड्स, अपने गुड्स कितने थे? तीन, मूवी, पॉपकॉर्न एंड डिनर, in such a way that mu derived from last rupee spent on each good is the same. mu derived from last rupee spent should be same for all the goods. समझा? सो इसके लिए आपका अजम्पशन है सेम अजम्पशन लॉ ऑफ डीएमयू वाला, सिर्फ एक अजम्पशन एक्स्ट्रा है यहाँ पर। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मतलब हर यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी वो अलग से बता सकता है कितना मिल रहा है। फिर कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी। फिर यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल, मतलब नंबर में मेजर कर सकते हो आप यूटिलिटी को। कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। ये चारों अजम्पशन अपने डीएमयू में पढ़े थे। लास्ट अजम्पशन जो एक्स्ट्रा है वो है मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज लिमिटेड, लिमिटेड मनी इनकम।
मतलब 1000 रुपीज, करेक्ट। तो ये आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, लिख लो एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम यू ऑफ जेड अपॉन पी ऑफ जेड। ठीक है, थोड़ा स्पीड कम कर दिया मैंने उसका। ओके, कंफर्टेबल। So mu of x upon p of x is equal to mu of y upon p of y is equal to mu of z upon p of z. It can be any items, है 4 6 8 2 कुछ भी हो सकते हैं। समझा ये? दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, अगर एग्जाम में आ जाता है तो ध्यान देना। नाउ कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? एनीवन बोलो। करेक्ट। when you are ready to pay more price but the actual price is less, the extra portion is called as consumer surplus. इसका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? विदाउट नोट्स में देखिए बोलो। मतलब क्या बोल रहे हैं अपन टेक्निकली? करेक्ट। क्या ये यूजुअली मार्केट में ऐसा होता है जो इसने बोला अभी, व्हाट वी आर रेडी टू पे इज द एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट? क्या ये ऐसा होता है मार्केट में? यस, हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। हर बार नहीं होगा बट हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल चलो, आपके मॉम ने आपको एक 50 रुपीज दिए, बोले बेटा 1 किलो टमाटर ला लो, राइट। तुम गए मार्केट में, वहां पे दिखा तुमको कि टमाटो जो है वो 25 रुपीज के जी। आप क्या करोगे? 2 किलो ला लोगे। समझदार होनहार लड़के क्या करेंगे? 1 किलो लाएंगे और एक बचा हुआ 25 का तो चॉकलेट खा लेंगे, है ना? है ना? बट लॉजिकली क्या करना चाहिए आपने? 2 किलो लाना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या हो रहा है सुनो अभी। यू वेर रेडी टू पे 50, द प्राइस इज 25, दैट एक्स्ट्रा 25 इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। फॉर अनदर हाफ के जी, सपोज हाफ के जी, यू आर रेडी टू पे, किलो का दाम बोल रहा हूं मैं जानबूझ के, मैं सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, ऐसा सोचो, हाफ के जी क्वांटिटी बढ़ा, किलो के लिए यू आर रेडी टू पे नाउ 40, but the kilo price is still 25. Your consumer surplus per kilo is how much? 15. Now another half kg you are adding. Now you are ready to pay, instead of 40, 25. The price is also 25. You stop there. Suppose let's continue this example. You are thinking to buy another half kg, but now you are thinking to buy at 20 rupees a kg. The price is 25. Will you buy? Will you buy? आप बाय करने को रेडी हो कितने में? 20 रुपीज अ किलो, बट द प्राइस इज 25 रुपीज अ किलो। विल यू बाय? नो। इसका मतलब आपने कहां स्टॉप किया? 25 पे। व्हाट वाज 25? रेडी टू पे प्राइस एंड मार्केट प्राइस। कुछ समझे? अब देखो इस डायग्राम को, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, मेरे एग्जांपल में 25 रुपए का दाम था और 2 किलो क्वांटिटी था, और ये आपका एमयू कर्व है। इसके ऊपर का पूरा पोर्शन जो है इसको बुलाते हैं आप कंज्यूमर सरप्लस। मेरे एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ये रहा मेरा रेडी टू पे प्राइस, कितना था? 50। ये मेरा एक्चुअल प्राइस कितना था? 25। यहाँ पर 1 kg, यहाँ पर 1.5, 2, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा के सोचो। आप 2 kg पर क्या कर रहे हो? हियर यू आर रेडी टू पे हाउ मच? 25। द मार्केट प्राइस इज ऑल्सो 25। सो कैन वी से दिस पॉइंट इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट? करेक्ट। उधर ई ड्रॉ कर लो और वहां पर लिख लो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो। और ये जो ऊपर का पोर्शन है कंज्यूमर सरप्लस, इसका फॉर्मूला क्या बोला आपने? रेडी टू पे प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस
ready to pay price minus actual price. What is ready to pay price called? Very good. It is called technically MU. What is actual price called? Market price. The formula can be MU minus MP. Correct? What is MP? मार्केट प्राइस है, मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं है वो, क्योंकि आगे आप देखोगे एमपी इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट, लिख दो मार्केट प्राइस चाहिए तो ब्रैकेट में, मार्केट प्राइस। आई होप यू अंडरस्टूड, अच्छे से समझा सब कुछ। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस था। अब आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच की तरफ, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस के कुछ एप्लीकेशंस भी है, मालूम है आपको? आपने पढ़े कभी एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? नहीं पढ़ा? ठीक है, कोई बात नहीं। एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर सरप्लस के फायदे क्या है, पढ़ क्यों रहे हम कंज्यूमर सरप्लस? तो कंज्यूमर सरप्लस हम पढ़ रहे बिकॉज प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिजाइन करनी होगी, टैक्सेशन डिसाइड करना है गवर्नमेंट को, तो ये सब चीजों में कंज्यूमर सरप्लस काम में आता है, ठीक है। वहां पे लिख दो एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, और एक काम करना वहां पर ऐड भी कर देना, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करके लिख भी देंगे, आप खुद से पढ़कर एक बार ऐड कर देना, बाद में कल हम डिस्कस कर लेंगे। लिख दो उधर एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डिनल की तरफ। व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, इट कैन रादर बी ऑर्डर्ड और रैंक्ड। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनल कंसेप्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे घर आए, मैंने आपको पूछा क्या लोगे बेटा, चाय कॉफी क्या लोगे, राइट? तो आप ऐसा वो सोचते हो कि चाय में 20 का यूटिलिटी है, कॉफी में 25 का है, ऐसा नंबर आते हैं दिमाग में। आप सिंपल सोचते हैं मेरा चॉइस क्या है, मुझे चाय कॉफी में से चाय नहीं चाहिए कॉफी चाहिए, या कॉफी नहीं चाहिए चाय चाहिए, इतना सिंपल रैंकिंग अपने दिमाग में रहता है, करेक्ट? तो कैन वी से एवरी पर्सन सिटिंग हियर इज एबल टू डू सच रैंकिंग? अगर ना बोला तो तुम इरेशनल बन जाओगे, क्योंकि रियल लाइफ में ये होता है। आपको कोई जाते हैं पूछते हैं कि क्या लोगे बेटा, चाय कॉफी? चाय नहीं, कॉफी नहीं, चाय। ऐसे कंफ्यूज रहते हो क्या आप? नहीं, आप सिंपल बोलते हो ठीक है चाय दे दो, ठीक है कॉफी दे दो, बराबर है, करेक्ट? आपके सबके अंदर ये एबिलिटी है। इसको हम रियलिस्टिक अजम्पशन बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? रियलिस्टिक अजम्पशन बोल सकते हैं, यस। सो यूटिलिटी इन रियल लाइफ कैन बी ऑर्डर्ड, कैन बी रैंक्ड। तो यहां पर आप बोल सकते हो सबसे पहला अजम्पशन है रैशनल, कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। सेकंड अजम्पशन है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, यहां पे आप लिख दो कैन बी ऑर्डर्ड और रैंक्ड, कैन बी ऑर्डर्ड और रैंक्ड। तो यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते भाई, ये सच है, बट हम इसे ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, ये भी उतना ही सच है, ओके। वीक ऑर्डरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक ऑर्डरिंग? अब भी जो मैंने एक्सप्लेन किया ये वीक ऑर्डरिंग था। अगर दो चीजों में से एक चीज को रैंक देना है, रैंक 1, तो आप क्या करते हो, वीक वाले को रैंक 2 दे देते हो, बाय डिफॉल्ट इसको रैंक 1 हो जाता है। वीक ऑर्डरिंग बोलता है दो में से कौन सी चीज नहीं चाहिए वो सेकंड पे डाल दो, बाय डिफॉल्ट इसको रैंक 1 आ जाएगा, समझे? वीक ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग इज पॉसिबल, हाउ यू ऑर्डर, दो में से एक को वीक आइडेंटिफाई कर लो, बाय डिफॉल्ट रैंक 1 रैंक 2 हो गया। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। वंस यू से कि इसका रैंक 2 इसका रैंक 1 है, तो हर वक्त ये कंसिस्टेंटली रहेगा, नहीं अब इसका रैंक 1 और इसका रैंक 2 ऐसा अलाउड नहीं है आपके एनालिसिस के अंदर। लास्टली ट्रांजिटिविटी। व्हाट इज ट्रांजिटिविटी? मतलब एग्जाम्पल, ट्रांजिटिविटी का एग्जाम्पल, राइट? ए बी दो आइटम है, आपने ए को सिलेक्ट किया, बी सी, ध्यान से सुनो यहां पे इंपॉर्टेंट है, आपको बी ही सिलेक्ट करना है। आप ये नहीं बोल सकते बी सी में सर अगर मैं सी सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, अलाउड नहीं है, ओके। क्योंकि ट्रांजिटिविटी वर्क करना है तो आपको समझना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी के एंगल से। तो ए और बी में आपने क्या सिलेक्ट किया, ए, बी और सी में आपने क्या सिलेक्ट किया, बी।
इसका मतलब ए और सी में आप किसको सिलेक्ट करने वाले हो? ए को ही सिलेक्ट करने वाले हो. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी. ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी. वैसे ही ए बी में मुझे ए ज्यादा अच्छा लगता है, बी सी में मुझे बी ज्यादा अच्छा लगता है, तो ए और सी में मुझे क्या अच्छा लगेगा? ए. मैं चीजों की बात कर रहा हूं. ट्रांजिटिविटी. ओके, समझ रहे हो ना? As per indifference curve, utility can only be ordered and not measured in numbers. The concept of IC was developed by Hicks and Allen. ये दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने मिलकर ये एनालिसिस दिया है जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, या इसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच. IC डिपिक्ट्स मतलब शोज. डिपिक्ट्स का मतलब होता है शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब यहां पर क्या होता है, आईसी में सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी इंटरचेंजेबली यूज होता है. मतलब कभी यूटिलिटी बोलते हैं, कभी सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, तो उतना टेक्निकल इधर नहीं जाने का इस लॉ में. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहां पर? आईसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स? टू गुड्स गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आगे 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 एग्जाम्पल लेके समझेंगे. IC is also known as ISO utility curve. What is the meaning of ISO? Equal. लिखो उधर, ISO को अंडरलाइन करो. ISO का मतलब होता है इक्वल. तो इसका नाम क्या हो गया? ISO utility curve. ये देखिए, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है. कितने गुड्स के? दो गुड्स के, गुड एक्स गुड वाई. और फर्स्ट कॉम्बिनेशन में गुड एक्स कितना है? 25. गुड वाई कितना है? 1. तो अपना सेटिस्फैक्शन एक सर्टेन लेवल पे है. अब अगर y को इंक्रीज कर देंगे हम 6 से, तो x को डिक्रीज करना पड़ेगा 10 से, तो सेटिस्फैक्शन सेम है. सपोज सर ऐसे क्यों सर? बिकॉज x एंड y बिल्कुल सेम गुड्स नहीं है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है. दे आर जस्ट सब्सटीट्यूट, दे आर जस्ट सब्सटीट्यूट, बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट. अंडरस्टूड? सो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है दोस्तों, उसकी वैल्यू, उसका mu में उसकी वैल्यू कम होती है अपने पास. जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है, अहमियत कम होती है, तो उसको आप ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी होते हो. और जिसकी क्वांटिटी कम है, उसकी अहमियत ज्यादा है, तो उसको सेक्रीफाइस, उसको पाने के लिए आप दूसरे को सेक्रीफाइस करने को रेडी हो. ह्यूमन नेचर ये. जो अपने पास है उसकी वैल्यू नहीं है, जो अपने पास नहीं है उसकी वैल्यू है. करेक्ट? तो जिसकी क्वांटिटी कम उसका mu ज्यादा, जिसका क्वांटिटी ज्यादा उसका mu कम. ये क्वांटिटी ज्यादा तो mu कम, ये कहां पढ़ा अपन ने? अभी DMU में पढ़ा. तो ध्यान से सुनो, भले ही IC ऑर्डिनल अप्रोच खुद को सुपीरियर मानता है, किसके कंपैरिजन में? कार्डिनल के. बट ऑर्डिनल इज डिपेंडेंट ऑन कार्डिनल फॉर दिस अजम्पशन. ये लॉजिक के लिए. कौन सा लॉजिक? जिसका क्वांटिटी ज्यादा उसका mu कम. करेक्ट? तो किसका क्वांटिटी ज्यादा है आपके पास? x का, तो उसकी अहमियत कम है. राइट? गुड गुड गुड. और y का क्वांटिटी कम है, तो उसकी अहमियत ज्यादा है, उसको पाने की इच्छा ज्यादा है. तो आपने क्या किया? y का क्वांटिटी बढ़ाया और x का क्वांटिटी कम कर दिया. करेक्ट? सेकेंड केस में देखो, इधर आपने 5 से बढ़ाया, तो इधर सेक्रीफाइस अब आपका 5 ही है. सेकेंड, अब यहां पर 8 से बढ़ाया, सेक्रीफाइस यहां पर 5 से किया. क्या लगता है, पहले वाला सेक्रीफाइस अभी वाला सेक्रीफाइस सेम था क्या? सेम नहीं था दोस्तों. पहले 5 के लिए 5 था, अब 8 के लिए 5 है, तो पहले से सेक्रीफाइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. करेक्ट? लास्ट केस में तो अपन ने 5 के लिए सिर्फ 2 सेक्रीफाइस किया, तो और भी कम सेक्रीफाइस हो रहा है. तो कैन वी से हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसको हम MRS बोलते हैं, क्या होता है? ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये डिमिनिशिंग है. ये डिमिनिशिंग है, तो इसको बोलाते हैं DMRS बिटवीन x एंड y. बट why दिस इज DMRS? Why it is not IMRS और CMRS? इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्यों नहीं है, या कांस्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU. लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है? जिसका क्वांटिटी ज्यादा उसका mu कम. तो तुमने बिंदास x को ज्यादा सेक्रीफाइस किया पहले. जिसका क्वांटिटी कम उसका mu ज्यादा, तो उस y का क्वांटिटी कम था, तो उसको पाने की इच्छा तुम्हारी ज्यादा थी,
तो तुमने एक्स को बिंदास सेक्रीफाइस किया। बट जैसे जैसे एक्स का क्वांटिटी कम होता गया तो तुमने क्या किया, एक्स का सैक्रिफाइस भी कम किया। और वैसे अदर साइड देखा जाए तो वाई का क्वांटिटी बढ़ रहा था, तो वाई का क्वांटिटी बढ़ रहा था ना दोस्तों, तो उसका एमयू क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो उसको पाने की इच्छा अब पहले जितनी नहीं थी। समझे? कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो तुम। हाँ, डीएमआरएस नीचे लिखो इस टेबल के, डीएमआरएस इज ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमआरएस इज ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। ओके एवरीवन, ऑल पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ये जो लिखा है ए बी सी डी ई पॉइंट्स वहां दिख रहे हैं ना, वो सभी पॉइंट्स आपको क्या दे रहे हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कितना अगर आप नंबर में पूछोगे तो मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। एक इमेजिनरी सेटिस्फेक्शन है, उतना ही सेटिस्फेक्शन बी में मिल रहा है, उतना ही सी में, उतना ही डी में और उतना ही ई में मिल रहा है। ठीक है, अब ये गुड एक्स गुड वाई है एक्स एंड वाई एक्सिस पे, और ये आपका आईसी करवाता है पॉइंट ए बी सी डी ई। सपोज आप पॉइंट बी पे हो, मतलब क्या हो, आपके पास इतना y है और इतना x है। ठीक है, आप पॉइंट सी पे जाओगे तो क्या होगा, आप x को कम करोगे, y को बढ़ाओगे। करेक्ट, अगली बार क्या किया आपने, x को बढ़ा कम किया और y को बढ़ाया। करेक्ट, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रिवर्स वे में और इजीली समझते हैं। सपोज आप पॉइंट ई पर हो, करेक्ट, अब आप डी पर जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक्स को बढ़ा रहे हो, वाई को कम कर रहे हो। वाई को देखो पहले कितना कम किया तुमने, इतना ज्यादा। करेक्ट, अब अगले एक यूनिट एक्स के लिए तुमने क्या किया, वाई को कम किया, बट कम करने का प्रोपोर्शन पहले जितना ज्यादा था क्या, नहीं था। अब एक और यूनिट एक्स के लिए तुमने वाई को इतना सेक्रीफाइस किया, तो तुम्हारा सेक्रीफाइस ऑफ वाई कैसा दिख रहा है, डिमिनिशिंग दिख रहा है। इसी को डीएमआरएस बोलते हैं। और क्योंकि ये डीएमआरएस है, इसीलिए कॉन्वेक्स शेप आ रहा है आपका। आईसी का शेप क्या आ गया, कॉन्वेक्स आ गया, ड्यू टू डीएमआरएस। इसका मतलब अगर आईएमआरएस रहता तो क्या होता था, कॉनकेव आता। इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रहता तो कॉनकेव आता। अच्छा, सीएमआरएस रहता तो क्या होता, स्ट्रेट लाइन आता। व्हाट इज सीएमआरएस, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। डू यू फाइंड कांस्टेंट एमआरएस इन एनी केस, परफेक्टली सब्सटीट्यूट के केस में आता है, याद है, आगे आएगा, डोंट वरी। परफेक्ट सब्सटीट्यूट वाले गुड्स में क्या होता है, कांस्टेंट रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, बिकॉज एक्स एंड वाई आपके लिए बिल्कुल सेम है। आपको मैं एक्स दे दूं गुड्स या वाई गुड्स दे दूं, आपको कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो आप क्या करोगे, हर यूनिट ऑफ एक्स के लिए वाई का सेक्रीफाइस सेम रखोगे, अगले एक यूनिट के लिए भी सेम रखोगे, अगले एक यूनिट के लिए भी सेम रखोगे। इधर एक एक यूनिट बढ़ रहा है, उधर एक एक यूनिट कम हो रहा है, इधर 10-10 यूनिट बढ़ रहे हैं, उधर 10-10 यूनिट कम हो रहे हैं। तो आपका लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा, ना कॉन्वेक्स आएगा ना कॉनकेव आएगा, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। विच केस, परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स। ये कौन से गुड्स है, नॉर्मल सब्सटीट्यूट गुड्स है। समझा, तो कभी भी याद रखिए, इंडिफरेंस कर्व किसके लिए होता है, नॉर्मल सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए होता है। ठीक है, और शेप आ गया हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब सोचो कि आपके पास ये इंडिफरेंस कर्व्स है एक साथ तीन, एक ही डायग्राम में एक साथ तीन इंडिफरेंस कर्व है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप, बिकॉज यू आर मैपिंग ऑल द कर्व्स इन द सेम डायग्राम। क्या बोलने का इसको, इंडिफरेंस मैप। आप बोलो एज अ कंज्यूमर, आप कौन से आईसी पर रहोगे, पसंद करोगे आईसी 3 पसंद करोगे, क्यों, ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्यों है, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर है। ज्यादा ऊपर रहने से क्या होता है, उसमें मोर बंडल ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई है। बोलो एक बार, मोर बंडल ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई है। जितना आईसी ऊपर जाएगा उतना बंडल ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई बढ़ेगा। ऑब्वियसली किसी को भी फिर वो ज्यादा हायर आईसी पसंद आएगा। सपोज एक्स एक्स एक्सिस पर आपके डेयरी मिल्क है, वाई एक्सिस पर आपका 5 स्टार्स है या किट कैट है, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, अब आप बोलो, आपको फर्स्ट आईसी में
कम डेयरी मिल्क एंड कम 5 स्टार्स मिल रहे हैं, और IC3 में आपको ज्यादा डेयरी मिल्क एंड ज्यादा 5 स्टार्स मिल रहे हैं। आपको मैं पूछूं कि आपको कहाँ रहना है, कौन सा IC चाहिए आपको, तो आप बोलोगे भाई IC3 चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डेयरी मिल्क एंड सबसे ज्यादा 5 स्टार्स है ना, समझे। बट बोलने के लिए आसान है कि IC3 पर जाना है, पैसा भी तो होना चाहिए ना, करेक्ट, उतना पैसा भी तो होना चाहिए कि आप उतने सारे डेयरी मिल्क और 5 स्टार ले लो। यू विल बी स्टॉप्ड बाय योर इनकम, दैट इज बजट लाइन। ये बजट लाइन क्या होता है, ये देखो ये सब कर्ज है, इसको मैप बोलते हैं। आप यहां पे आपका IC है, सपोज ये बजट लाइन है, सपोज दिस इज व्हाट इज बजट लाइन एक्चुअली, और ICs आपके A1 2 3 है। तो 2 मिनट के लिए सोचो कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो उधर ही क्यों आया। ये आपका बजट लाइन है। पहली बात तो ये बजट लाइन एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों को क्यों टच कर रहा है। आपके बजट में सिर्फ वाई गुड्स लेंगे तो इतना आएगा, सिर्फ एक्स गुड्स लेंगे तो इतना आएगा, और अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप कहीं पर भी रह सकते हो, इधर 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 कहीं पर भी रह सकते हो, करेक्ट। सपोज मेरे पास 100 रुपया है, गुड एक्स का दाम है 20 रुपीज, गुड वाई का दाम भी 20 है। तो कैन वी से इसका मतलब ये 5 है और ये भी 5 है। बट अगर आप इसको कम कर दोगे तो इसको 1 यूनिट बढ़ा सकते हैं आप, इसको कम करोगे तो इसका भी 1 यूनिट बढ़ सकता है। आपको समझा। तो ये आ गया एक स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। कैन वी से अगर ये गुड वाई 10 रुपए के होते तो IC ऐसा आता है, बजट लाइन ऐसा आता ही नहीं। फिर बजट लाइन कैसा आता मालूम है आपको, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन नो डाउट, इट विल टच वाई एंड एक्स एक्सिस नो डाउट, बट गुड वाई जो है वो थोड़ा सस्ता है, तो इसका मतलब ऐसा आता कुछ। क्या दिखा रहा है ये, पूरे 100 रुपए में 10 रुपए वाले कितनी चीजें आएंगी, 10, तो ये 10 हो गया। बट पूरे 100 रुपए में 20 वाली कितनी चीजें आएगी, ओनली 5, तो ये 5 है, करेक्ट ऑल ऑफ यू। तो कैन वी से स्लोप ऑफ बजट लाइन किस पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे डिपेंड करता है, बोलो। प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड्स वाई, एंड योर इनकम, योर बजट 100 रुपया, करेक्ट मेरे एग्जांपल में। चलो अभी एक नॉर्मल बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल बजट लाइन ड्रॉ करो, ये मेरा बजट लाइन है। अब ये मेरा IC1 है, ये मेरा IC2 है, सपोज हम कहाँ रहना पसंद करेंगे, IC2 पर रहना पसंद करेंगे, बोला मैंने IC2 पर, क्योंकि बंडल ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई ज्यादा है। बट अपना उधर जाने का औकात है क्या, पैसा है क्या, उतना नहीं है, तो क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। अच्छा IC1 पे आएंगे तो क्या होगा, हमारे बजट में है, हमारे बजट में है, यस, बट सेटिस्फैक्शन बहुत ही कम है। क्या हमारे बजट में IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है क्या, हम IC1 पे जा सकते हैं क्या, बोलो पहले, यस और नो, जा सकते हैं। बट हम खुश है क्या वहां पर, संतुष्ट है क्या वहां पर हम लोग, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन बहुत ही कम मिल रहा है। तो याद रखिए ये सेंटेंस, बिटवीन 2 ICs देयर आर n नंबर ऑफ ICs। n नंबर कभी इनफाइनाइट नहीं होता, याद रखो, n नंबर मतलब फाइनाइट नंबर। तो यहां पर भी एक इमेजिनरी IC दिख रहा है आपको, इमेजिनरी मतलब मैं तो ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ऐसे ही यहां पर भी एक IC दिख रहा है आपको, करेक्ट। अब आपको अगर मैं बोलूं कि IC2 है या IC3 है और इसको बना दो 4 IC, अब आप बोलो 3 पर जाना पसंद करोगे, यस, बट जा सकते क्या, नहीं, बजट के बाहर है, सॉरी 4 पे जा सकते क्या, नहीं जा सकते, बजट के बाहर। 3 पर जा सकते क्या, यस, 2 पर जा सकते, 1 पर जा सकते, 1 2 3 पर जा सकते, किधर आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, 3 पे, तो 3 पे जा देंगे। अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि IC3 ऐसा है और एक IC यहां पर भी है, यहां पर जा सकते क्या आप, नहीं, क्यों नहीं जा सकते हो, बजट के बाहर। तो जस्ट थोड़ा सोचो कि जब जब आपका बजट लाइन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट ICs ऐसे पॉसिबल होते हैं, करेक्ट।
आपके बजट में हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन तभी आ सकता है जब आपका वो बजट लाइन और आईसी टैंजेंट रहेंगे। टैंजेंसी वाले पॉइंट की खासियत क्या है? टैंजेंसी पॉइंट सबसे हाईएस्ट आईसी को रेफर कर रहा है। टैंजेंसी पॉइंट किसको बोलते हैं? ये पॉइंट, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, टैंजेंसी, इसको बोलते हैं आईसी इज टैंजेंट, या बजट लाइन इज टैंजेंट टू आईसी। क्या बोलते हैं बोलो? बजट लाइन इज टैंजेंट टू आईसी। उसकी खासियत क्या है? आपके बजट में आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला पॉइंट है वो। उस टेंजेंसी पॉइंट के थोड़े ऊपर चले जाओ, क्या होगा? बजट से बाहर। टेंजेंसी पॉइंट से थोड़ा नीचे आ जाओ, क्या होगा? सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। करेक्ट? तो कहां जा सकते हैं आप, और रहना कहां पसंद करोगे? कंडीशन ऑफ रेस्ट क्या है आपका? जहां आपके बजट में आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। करेक्ट एवरीवन? अब सुनो, ये जो आईसी आप ड्रॉ करते हो, ये आईसी दो चीजों को देखकर ड्रॉ होता है। एम यू ऑफ एक्स कितना है कंपेयर टू एम यू ऑफ वाई। करेक्ट? एम यू ऑफ एक्स कितना है कंपेयर टू एम यू ऑफ वाई। ये जो प्राइस लाइन है ये दो चीजों को देख के डिसाइड हो रहा है। नो डाउट तीन चीजें उसमें, बजट एक है, बट प्राइस ऑफ एक्स कितना है कंपेयर टू प्राइस ऑफ वाई। करेक्ट? एट टेंजेंसी पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन वी से इस आईसी का स्लोप इस बजट लाइन के स्लोप के साथ मैच हो रहा है। बजट लाइन का स्लोप और आईसी का स्लोप मैच हो रहा, तो कैन वी से इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई हो रहा है। इसका मतलब ही कैन वी से वी विल राइट इट एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई। मैथ्स के दुश्मन हो, समझा क्या? ऐसा लिख सकते हैं ना, बिकॉज बीच में इज इक्वल टू साइन है। ये चीज कहां पढ़ी अपन ने? यस, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में अभी पढ़ी अपन ने। समझे? तो जो कंक्लूजन आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का था, वही कंक्लूजन आपका इधर भी आ रहा है एवरीवन। तो वो सेम चीज इधर लिखिए, देखो ये सेम चीज इधर लिखिए, आपके नोट्स में है ना ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको ये शेयर ही करने वाला हूँ। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का एक और नाम है प्राइस लाइन। ओके? और इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ आईसी, इंडिफरेंस कर्व। दोनों का स्लोप कहां मैच होता है? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अंडरस्टूड? चल, ये डन था, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझ गया। अब एक चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जिसको अपन इधर ही पढ़ेंगे अभी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन आइसोकॉन्ट एंड आइसोकॉस्ट विच आर नथिंग बट आईसी एंड बजट लाइन। बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है? एक जगह कंज्यूमर है, एक जगह प्रोड्यूसर है। तो कंज्यूमर रहेगा तो आईसी आएगा, प्रोड्यूसर रहेगा तो आइसोकॉन्ट आएगा। व्हाट इज एग्जैक्टली आइसोकॉन्ट, वो देखते हैं। प्रोड्यूसर के एंगल से सोचो, प्रोड्यूसर क्या करेगा? इनपुट एक्स यूज करेगा, इनपुट वाई यूज करेगा। यू कैन कंसिडर दिस एज लेबर, दैट एज कैपिटल। ठीक है? अब लेबर कैपिटल के मिक्स से वो क्या करना चाहता है? प्रोडक्शन करना चाहता है। प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास ये पॉइंट्स है, सपोज ये अलग 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 पॉइंट्स है। ये सभी पॉइंट्स पे उसको क्या मिल रहा है? इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है। सपोज प्रोडक्शन इज 2000 यूनिट्स पर डे। तो पॉइंट ए बी सी डी ई, हर जगह आपको क्या दिख रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल इतना लेबर था, इतना कैपिटल था। थोड़ा लेबर को कम कर देंगे तो कैपिटल को बढ़ा देंगे, लेबर को और कम कर देंगे कैपिटल और बढ़ा देंगे, लेबर को और कम कर देंगे कैपिटल और बढ़ा देंगे। क्या दिख रहा है आपको? सब जगह प्रोडक्शन क्या है? सेम है। तो अब एज अ प्रोड्यूसर बन के सोचो, अगर हर जगह 2000 का ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैं आपको पॉइंट ए से ई पर कहीं पर भी रखूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कंज्यूमर को ए बी सी डी ई कहीं पर भी रखेंगे आईसी पे, तो कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसको मिलता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसको मिलेगा सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट? अब इसका नाम है आइसोकॉन्ट, उसका नाम था इंडिफरेंस कर्व। क्लियर एवरीवन? अब देखो, अलग अलग आईक्यूज है, आइसोकॉन्ट 1, आइसोकॉन्ट 2, आइसोकॉन्ट 3। आप प्रोड्यूसर हो, आप कहां रहना पसंद करोगे?
आइसोकॉन्ट 3 पर, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, नीचे हो रहा है 2000, ऊपर हो रहा है 4000, उसके ऊपर हो रहा है 6000। तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करे, बट मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए वो आईसी 3 पर जाना चाहता है, पर उसको जाने के लिए कौन रोकेगा, उसका बजट लाइन, जिसका नाम है आइसो कॉस्ट लाइन। क्या बोलते हैं उसको, आइसो कॉस्ट लाइन। व्हाट इज आइसो कॉस्ट लाइन? जैसे कंज्यूमर का बजट लाइन प्राइस लाइन था, वैसे ही प्रोड्यूसर का भी तो सर्टेन बजट होता है, वो होता है आइसो कॉस्ट लाइन। तो ही विल बी स्टॉप्ड बाय दिस लाइन। नाउ व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट दिस लाइन? अगर पूरा पैसा इनपुट वाई पे खर्च कर देंगे तो उतना इनपुट वाई आएगा, पूरा पैसा इनपुट एक्स पे खर्च कर देंगे तो इतना इनपुट एक्स आएगा। एक्स एंड वाई दोनों चाहिए तो आप कहीं पर भी रह सकते हो बीच में, करेक्ट? सेम लाइक प्राइस लाइन, नथिंग डिफरेंट। नाउ एज अ प्रोड्यूसर आपको समझना है कि बिटवीन टू आई क्यू देर आर एन नंबर ऑफ आई क्यूज। तो यहां पर भी एक आई क्यू है, यहां पर भी एक आई क्यू है। इसको आप 1 2 3 4 5 6 बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? एवरीवन क्लियर? अब आप बोलो, आप 6 पर जाना चाहते हो क्या? यस, जा सकते हो क्या? 5 पर भी नहीं जा सकते? अच्छा, आप 4 पे आ सकते हो क्या? यस, 4 पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है टेंजेंसी वाला, ठीक है? 3 पर आ सकते हो? अच्छा, वो 4 और 3 एक ही हो गया मेरे इसमें, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इसको ही 3 बोला, उसको ही 4 बोला अपन ने, तो ये हमारा 3 है, ठीक है? अब बोलो 3 पर जा सकते हैं हम लोग? यस। 2 पर? यस। 1 पर? यस। 1 2 3 में से कहाँ जाएंगे? 3, क्योंकि हमारे हमारे बजट में मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल रहा है। हर प्रोड्यूसर यही तो करता है, खुद के बजट में मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा तो मैक्सिमम सेल करेगा, प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। समझे? अगर आई क्यू 4 और 5 की बात करें, इसको 4 बुला लो, इसको 5 बुला लो, तो वहां जाना ही पॉसिबल नहीं है, तो वहां जाएगा नहीं, वो जाना तो चाहेगा बट जा नहीं सकता है, बजट के बाहर है, औकात के बाहर है, करेक्ट? तो वो कहां तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है? टेंजेंसी पॉइंट तक जा सकता है। टेंजेंसी पॉइंट कहां पर है? आई क्यू 3 पर है मेरे एग्जाम्पल में। अब इसको हटा देते और नॉर्मल रख देते, तो आई क्यू 1 2 3 है, 3 पर जाना पॉसिबल नहीं है, 1 और 2 पर पॉसिबल है, बट आप आपके बजट में मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? 2 तक। तो you as a producer you will be in equilibrium at this point of tangency, correct? And this is called iso cost line। iso cost कहाँ प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आ रहा है? जहां पे आइसो कॉस्ट एंड आइसो कॉन्ट दे आर टेंजेंट। ऐसा बोलते हैं कि आइसो कॉस्ट इज टेंजेंट टू आइसो कॉन्ट लाइन। समझे? टेंजेंसी पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है विद इन बजट, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स शेप है ना, कॉन्वेक्स शेप, तो ऑब्वियसली टेंजेंसी पॉइंट जहां रहेगा वहां पे हाईएस्ट आपके हाईएस्ट प्रोडक्शन मिलेगा विद इन योर बजट। गॉट द पॉइंट? मुझे बताओ, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, इधर आई सी इंडिफरेंस कर्व, इधर आई क्यू, आइसो कॉन्ट, आइसो मतलब इक्वल, कॉन्ट मतलब क्वांटिटी, तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। समझा? रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है ये। इधर बजट लाइन प्राइस लाइन, इधर आइसो कॉस्ट लाइन, इधर भी टेंजेंसी उधर भी टेंजेंसी, करेक्ट? इधर टेंजेंसी किसकी? बजट लाइन विथ आईसी की, इधर टेंजेंसी किसकी? आइसो कॉस्ट लाइन की विथ आई क्यू की, करेक्ट? यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर गुड एक्स गुड वाई है, फिनिश गुड्स एक्स फिनिश गुड्स वाई, क्योंकि एज ए कंज्यूमर हम क्या करते हैं? फिनिश गुड्स कंज्यूम करते हैं। डेयर मिल्क 5 स्टार्स क्या था? फिनिश गुड्स था। बट यहां पर एज ए प्रोड्यूसर एक्स एंड वाई एक्सिस पे होता है इनपुट एक्स एंड इनपुट वाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? इनपुट्स यूज करते हैं, इनपुट एक्स इनपुट वाई। समझे अच्छे से? तो ये था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब लास्ट पॉइंट पे आते, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, पहला फीचर, आईसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है वो, भले वो कॉन्वेक्स शेप में आ रहा हो, स्ट्रेट लाइन में आ रहा हो या कॉन्केव, बट ऊपर से नीचे आएगा वो। क्यों?
क्यों बढ़ाएंगे? y को सेक्रीफाइस जब करेंगे तो x को क्यों बढ़ाना है? क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन सेम मेंटेन करना है। अगर आप सिर्फ y को सेक्रीफाइस कर दोगे तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। y को सेक्रीफाइस करके x को बढ़ाना है सेटिस्फैक्शन सेम रखने के लिए, तो x को कम बढ़ाकर y को कम करना, इकोनॉमिक्स की भाषा में एक वर्ड बोलते हैं इसको, ट्रेड ऑफ। क्या बोलते बोलो? ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंस, एक को बढ़ाकर दूसरे को कम करना, इट इज कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ। तो यहां पर आप लिखोगे ये जो पॉइंट है ये क्यों आ रहा है? ड्यू टू ट्रेड ऑफ। इधर लिखो ड्यू टू ट्रेड ऑफ, ड्यू टू ट्रेड ऑफ लिखो। ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका आईसी है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, इसका मतलब आप इधर पॉइंट से इधर के पॉइंट पे आ रहे हो, बाद में इधर के पॉइंट पे जा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप x को बढ़ाकर y को कम कर रहे हो, x को बढ़ाकर y को कम कर रहे हो। तो जब आप एक चीज को बढ़ाकर दूसरे को कम करते हो इसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं, और इसकी वजह से ये शेप कैसे आ रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। नाउ टेल मी, इज दिस शेप ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप? यस। इधर भी ट्रेड ऑफ हो रहा है क्या? यस, देख लो आप, हो रहा है ट्रेड ऑफ। इसको बढ़ाकर इसको कम किया, करेक्ट? So IC is downward sloping due to what? Trade off. Second point. And IC is always convex to origin. Why it is convex to origin? Convex shape क्यों है? ये तो पहले भी बात किया अपन ने। लिखो उधर ड्यू टू, बोलो। यस, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, जिसकी वजह से आईसी का शेप जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आता है। अगर 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि ये पॉइंट इधर था, ये पॉइंट इधर था, आप इधर थे, ये पॉइंट पर, करेक्ट? अगर आप इसका सेक्रीफाइस पहले कम रखते थे, इसका नॉर्मल इंक्रीज करते थे, इसका सेक्रीफाइस फिर ज़्यादा कर दिया, इसको नॉर्मल इंक्रीज कर दिया, इसका सेक्रीफाइस और भी ज़्यादा कर दिया, इसको नॉर्मल इंक्रीज कर दिया, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या शेप दिख रहा है? कॉन्केव टू ओरिजिन टाइप का शेप दिख रहा है क्या आपको? कॉन्केव शेप क्यों आया? क्योंकि आपका सेक्रीफाइस पहले कम था, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा। इसको क्या बोलते हैं आप? IMRS, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट ऐसा होता है क्या? नहीं, ये एक्सेप्शनल है। अगर क्वेश्चन आता है इफ IMRS इज देयर देन व्हाट इज द शेप ऑफ IC, तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स टू कॉन्केव टू ओरिजिन। समझे? थर्ड पॉइंट, टू ICs cannot intersect each other। मतलब ये एक IC है 1, ये एक IC है 2, ये डायग्राम रॉन्ग है, cannot be drawn। why? IC1 है सपोज, ऑल पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन, IC2 उससे ऊपर से शुरू हुआ, तो IC2 के सभी पॉइंट्स उसके ऊपर ही रहने चाहिए थे। अगर IC1 और IC2 इंटरसेक्ट हो रहा है इसका मतलब इस पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन दोनों का सेम आ रहा है। अच्छा, इधर IC2 का सेटिस्फेक्शन ज्यादा था, इधर IC1 का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है ना? ऑल पॉइंट्स शुड गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो फिर एक लाइन अगर ऊपर है तो दूसरा लाइन कंटिन्यूसली उसके ऊपर ही चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? टू ICs cannot intersect each other because नेक्स्ट पॉइंट इज द रीजन। इसका रीजन ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है? हायर IC इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हायर IC कभी भी हायर ही पे रहना चाहिए ना। फिर अगर वो इक्वल हो जाएगा तो कैसे चलेगा फिर? समझा? तो हायर IC, व्हाई इट इज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? बट मोर बंडल ऑफ गुड्स X एंड Y। तो यहां पे आप लिख दो मोर गुड्स X एंड Y, मोर गुड्स X एंड Y। Higher IC will give higher level of satisfaction because it has more bundle of goods X and Y. IC will never touch either of the axes। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, दोनों भी रॉन्ग है। एटलीस्ट दोनों गुड्स चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, एटलीस्ट दोनों गुड्स का एक एक क्वांटिटी चाहिए।
बिकॉज आईसी का मीनिंग क्या था? आईसी डिपिक्ट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जीरो कैन नॉट बी अ कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या लिखोगे आप? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, DMRS। व्हाई इट इज DMRS? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ DMU। आगे लिख दो DMU। आगे लिख सकते हो आप DMU, एवरीबडी। देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज गिवन बाय P of X अपॉन P of Y। अभी बोला था अपन ने वो। एंड स्लोप ऑफ IC इज गिवन बाय MU of X अपॉन MU of Y, which is called MRS XY, marginal rate of substitution between X and Y, which is nothing but MU of X upon MU of Y। मतलब ये बोल रहा है कि जब मैं X को बढ़ाकर Y को कम करता हूं तो मैं MU देखकर करता हूं, MU को देखकर ये सब करता हूं मैं। समझ गए? ये फीचर्स को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, मतलब है। डन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां के भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन है आप बताइए जरा पीछे देखकर। 7 + 22 + 25, 22 है। अच्छा ठीक है, जो भी है ये टोटल है ना। तो इतने MCQs आपको सॉल्व करने आज। पक्के से करोगे? कोई डाउट नहीं है? पक्का करोगे? आप सुनो ये जो है ये आपका पूरा चैप्टर 2 का यूनिट 2 था। इसमें आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। एक बार पढ़ना है आपको, याद है? भूलना मत, मेरा मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, बस याद रखना है और उतना उतना करना है। एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या करोगे? पहले पढ़ लोगे आप, मॉड्यूल से पढ़ लो, उसके बाद विदाउट देखे लिख देना। कहाँ पर? इस नोट्स में। एग्जाम के एक दिन पहले मॉड्यूल खोलने का टाइम नहीं है, ये बुक खोलने का टाइम है। बहुत, एक नहीं 3 बार बुक कंप्लीट हो सकता है ये एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है? तो इसलिए हर चीज इसमें लिखने की आदत डालो। यही आपका मास्टर गाइड रहेगा एग्जाम के एक दिन पहले। ओके। सप्लाई इज नथिंग बट जो फ्रूट्स हमने डिमांड में मेहनत की है ना, जो उसके फ्रूट्स हमको सप्लाई में मिलते हैं। जितना मेहनत से हमने डिमांड समझा, अगर आपको भी समझ गया है तो सप्लाई इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिमांड। ठीक है? तो सप्लाई को हम अगले 15 मिनट में खत्म करेंगे। सप्लाई को हम अगले 15 मिनट में खत्म करेंगे। बस आपके आंसर्स रुकने नहीं चाहिए। मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, मेरे सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे और आपके आंसर्स रहेंगे। आर यू क्लियर? चलो करें स्टार्ट। चैप्टर 2 यूनिट 3 सप्लाई। सप्लाई का मीनिंग 4 चीजें होती है सप्लाई में। कितनी? 4। सबसे पहले सप्लाई मतलब तुम सेलर बन जाओ। ये थोड़ा मुश्किल होता है, रियल लाइफ में हम बायर बनते हैं, हम सेलर नहीं बनते इसलिए। बट फिर भी आपको साइकोलॉजिकली सोचना है कि आप एक सेलर हो। तो सिर्फ सेल करना सप्लाई होता है क्या? फिर स्टॉक करना सप्लाई होता है? स्टॉक रखना, इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ सप्लाई। जितना वो बेचने को तैयार है, जितना वो बेचने की औकात रखता है, वो उसका सप्लाई होता है। ऑब्वियसली ये 2 शब्द वापस से अटैच हो जाएंगे। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट। याद आया? तो सप्लाई का मीनिंग होता है, अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी और सर्विस दैट द सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स, सप्लाई इज विलिंगनेस टू ऑफर फॉर सेल, मेरी इच्छा है बेचने की। एबिलिटी टू ऑफर फॉर सेल, मैं बेच भी सकता हूँ, मेरी ताकत है बेचने की। एंड एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। आप सर्टेन प्राइस की जगह आप क्या कर दो? वेरियस प्राइसेस लिख दो, वेरियस प्राइसेस कर दो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम।
कर दिया चेंज, एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। प्लीज मेक द करेक्शन। ठीक है, अब सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कौन सी चीजों पे मेरा सप्लाई डिपेंड करेगा एज अ सेलर? सबसे पहले रहेगा मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल ये कमोडिटी है और ये आपका मार्केट प्राइस है। क्या लगता है आपको, मार्केट प्राइस जितना ज्यादा रहेगा सप्लाई उतना ज्यादा होगा? श्योर? तो कैन वी से इसको हम अप एरो करेंगे तो सप्लाई भी अप एरो हो जाएगा। कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है? पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, करेक्ट। मुझे एक बात समझाओ, मार्केट प्राइस अप एरो है, सप्लाई अप एरो है, डिमांड बोलता है मार्केट प्राइस डाउन एरो है, तो डिमांड, सॉरी, मार्केट प्राइस अप एरो है तो डिमांड डाउन एरो है, बराबर। वहां प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, यहां प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, तो मैं सप्लाई किसको कर रहा हूं अगर डिमांड ही कम है तो? सप्लाई किसको कर रहे हैं अगर डिमांड ही कम हो गया तो? ज्यादा सेल करने का ट्राई करेगा। सेल होगा नहीं होगा वो अलग बात है, उसको सेल बोलते हैं आप। बट वो विलिंगनेस टू ऑफर फॉर सेल, एबिलिटी टू ऑफर फॉर सेल को आप सप्लाई बोलते हैं। कुछ समझा? तो अगर एक पर्टिकुलर सेलर है, वो बेचने को तैयार है 1000 यूनिट्स, दिन भर में बिके 2 यूनिट्स, सेल कितना हुआ? 2। सप्लाई कितना हुआ? 1000 का हुआ। समझे? तो यहां पर सेल कितना हो रहा है मैटर करता नहीं है, आपका विलिंगनेस टू ऑफर फॉर सेल कितना है वो मैटर करता है। देन नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वापस से दो गुड्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट। बोलिए मुझे, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट पहले ले लेते, वाई अगर बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ एक्स क्या होगा? कम हो जाएगा। श्योर? क्यों? करेक्ट, इसको हम कम करेंगे। सिंपल सी बात है, मेरे पास ये सपोज ये आइसक्रीम है कॉर्नेटो कोन वाला, और इसकी जगह एक और आइसक्रीम है, लेट्स से दिनशॉस का कोई एक आइसक्रीम है, ठीक है। तो दिनशॉस के आइसक्रीम का प्राइस अगर बढ़ जाए तो मैं क्या करूंगा? कंज्यूमर जब आएगा कॉर्नेटो मांगेगा, मैं उसको बोलूंगा कॉर्नेटो मजा नहीं है, ये ट्राई कर, नया आया है कि नहीं? अरे कॉर्नेटो आजकल फ्रेश नहीं है, ये ट्राई करो तुम, ये बहुत भारी है कि नहीं? कभी कभी सेलर ऐसा करते ना, अपन जो मांगते हैं उसका अपोजिट कुछ और देते हैं, और अपने को लगता है कितने केयरिंग अंकल है ये, है ना? तो ये होता है। तो यहां पर क्या हुआ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ा, सप्लाई ऑफ मेन गुड्स कम हो गया। कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है? इनवर्स आ रहा है। बट कॉम्प्लीमेंट्री के तक क्या होता है, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड सी बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ मेन गुड एक्स क्या होता है? बढ़ेगा। इसके बीच रिलेशनशिप आ रही है डायरेक्ट, करेक्ट। मैंने बोला था ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम साथ साथ है, तो जो मेन गुड्स की रिलेशनशिप होती है वही रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री की हर बार होती है। डिमांड में मेन गुड्स की रिलेशनशिप क्या आती है? इनवर्स। कॉम्प्लीमेंट्री की भी इनवर्स, यहां पर डायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री की भी डायरेक्ट। लॉजिक क्या है इसका, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ा तो सप्लाई ऑफ मेन गुड्स क्यों बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, वो गुड्स अगर यूज करना है, आप क्या बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर हो और मैं सेलर हूं। आप लेट से उस जमाने की बात करते हैं जिसमें कैमरे में रोल्स हुआ करते थे, राइट। और आप मेरे पास आए और आपने, मेरे सिर्फ कैमरा या रोल की शॉप नहीं, बहुत सारे आइटम्स है मेरे पास, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कैमरा रोल ले लो, आप बोलोगे मेरे पास कैमरा ही नहीं, मैं क्या करूँगा? तो मुझे लॉजिकली स्पीकिंग आपको कैसा बेचना चाहिए? पहले मैं आपको बोलूंगा कैमरा लो, फिर मैं आपको बोलूंगा अरे भाई साहब इसके साथ रोल तो लगेगा ना, आपको एक्स्ट्रा रोल रहने दो 5। मुझे लॉजिकली बेचना था रोल, बट मुझे बेचना पड़ेगा कैमरा, बिकॉज मेन गुड रहेगा तो ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यूज होगा ना। समझे? सो दैट वे जब जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो मुझे बेचने की इच्छा कॉम्प्लीमेंट्री की ज्यादा है, तो मुझे बेचना पड़ेगा पहले मेन गुड्स। टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जितना एडवांस्ड रहेगा उतना सप्लाई ज्यादा रहेगा, बिकॉज पर मिनट प्रोडक्शन, पर आवर प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा।
तो एबिलिटी टू ऑफर फॉर सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा। फैक्टर के प्राइसेस, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, क्या होता है, अगर फैक्टर के प्राइसेस बढ़ जाए तो सप्लाई कम हो जाता है। यहां ऊपर था डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहां पर दिख रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। यहां कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, करेक्ट। और जैसे कि मैंने डिमांड में आपको समझाया कि एट ए टाइम एक ही डिटरमिनेंट को चेंज करते, तो जब आप बोल रहे हो कि प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो डोंट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, बिकॉज एट ए टाइम एक ही डिटरमिनेंट को चेंज करते आप, समझे। तो जब आप बोलते हो 60 का आइसक्रीम है और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया 40 से 50, तो पहले का प्रॉफिट मार्जिन था 20, आपका प्रॉफिट मार्जिन है 10, तो मुझे इसको बेचने की इच्छा कम हो जाएगी, समझे। आप बोल रहे हो 40 का प्राइस 50 हो गया ना सर, फैक्टर्स का प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया ना, तो सेलिंग प्राइस भी 70 कर दो सर, ऐसा अलाउड नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज टू डिटरमिनेंट एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज टाइम एलिमेंट, समय कितना ज्यादा अवेलेबल है। अगर समय ज्यादा अवेलेबल रहेगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए आइसक्रीम मांगने के लिए, मैं बोलूंगा आपको चलो कितने आइसक्रीम चाहिए, आपने बोला सर 1000 चाहिए भाई आपको, आपके पास है क्या 1000, मेरे पास 1000 तो नहीं अभी 100 है, अगर 2 घंटे का टाइम देते हो तो 1000 दे दूंगा मैं आपको, करेक्ट। आप बोलोगे पूरे सिटी को खिलाना है मेरे को, 5 लाख आइसक्रीम है क्या, मैं बोलूंगा 1 महीने का टाइम दो, हो जाएगा। टाइम अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा रहेगा सप्लाई उतना ज्यादा होगा, करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जितनी एडवांस्ड रहेगी सप्लाई उतना ज्यादा होगा, ये रिलेशनशिप भी डायरेक्ट है। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाए, तो कॉस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट का अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप आ जाएगी। एवरीवन कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, जो जो लिख रहा हूं मैं सब आपको भी लिखना है, ठीक है। सेलर्स एक्सपेक्टेशन किसके बारे में, यहां पर फ्यूचर के प्राइस के बारे में, सिर्फ ना इनकम ना सप्लाई ना कुछ, फ्यूचर का प्राइस। उसका फ्यूचर का प्राइस उसको लग रहा है बढ़ने वाला है, जो कमोडिटी वो बेचता है, तो करंट सप्लाई वो कम कर देगा, स्टॉक करना चालू कर देगा, इनवर्स रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं सेलर्स एक्सपेक्टेशन। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जितने ज्यादा रहेंगे सप्लाई उतना ज्यादा रहेगा, कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके अलावा टैक्सेस सब्सिडीज ये सब भी आ जाते हैं, ये वापस से एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हुई लिस्ट है इन शॉर्ट, ठीक है। तो इनको बुलाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। एनी डाउट विथ एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट, शैल वी मूव। लिख दिया, लिखना था जो, डोंट वरी, सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा तो कुछ बचा रहेगा तो लिख देना, डोंट वरी। लॉ ऑफ सप्लाई, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस इंक्रीजेस इट्स सप्लाई एक्सपांड्स। यहां पे भी टेक्निकल शब्द यूज किया, एक्सपांशन, आपको तो पता है प्राइस की वजह से हो रहा है इसलिए। एंड एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट्स कब आया, डिक्रीज के वक्त, एक्सपांड कब आया, इंक्रीज के वक्त, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसलिए। देन assumptions, सिंपल assumption रहेगा, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फैसिलिटी, नो चेंज इन सेलर्स एक्सपेक्टेशन, मतलब नो स्पेक्युलेशन बाय सेलर। स्पेक्युलेशन मतलब फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, ये तो पता है आपको, लिख दो फिर भी, स्पेक्युलेशन इज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन डन। मतलब कैन वी से वन सेंटेंस assumption कैन बी all factors on which supply is dependent directly or indirectly except price. Supply schedule आपको पता है, it's a tabular representation of law of supply. Law of supply was a statement, this is a table. इसमें कितने कॉलम आएंगे, 2, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आएगा इधर, right? It is a relationship showing between what, price and quantity supplied. Which relationship, direct relationship. तो ये देखिए टेबल, यहाँ पे जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना सप्लाई भी बढ़ रहा है, करेक्ट। डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ कर सकते हो और एक आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी सप्लाई का कर्व मिल जाएगा, बराबर। इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को क्या बुलाते हैं, सप्लाई कर्व।
सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, करेक्ट. अपवर्ड स्लोपिंग लाइन या डाउनवर्ड? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. व्हाई अपवर्ड? मतलब पॉजिटिवली स्लोप, करेक्ट, पॉजिटिव रिलेशनशिप की वजह से. तो जो जो मेहनत उधर की है ना, इधर इतना इजीली समझ रहा है. अगर डिमांड में मेहनत नहीं की रहती है ये नहीं समझता. तो ये आपका लाइन है, आपका एक्स एंड वाई एक्सिस से रादर. ये आपका सप्लाई शेड्यूल है जो आपको ड्रॉ करना है. आपके वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ गुलाब जामुन है, आपके एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुलाब जामुन है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है क्या दिख रहा है आपको? क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सप्लाई कर्व दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, upward sloping straight line, correct? Can this always be like it? This is always upward sloping? Yes, exceptions, but normally it's typical supply curve is upward sloping. Should it always be a straight line? Should it always be a straight line? No, not necessary. It can be like this also. बराबर कि नहीं? नॉर्मली ऐसे ही होता है ना सप्लाई कर्व. तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बट अपवर्ड स्लोपिंग है, करेक्ट. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. सबसे पहले प्राइस स्पेकुलेशन बाय सेलर. अगर फ्यूचर प्राइस वो एक्सपेक्ट कर रहा है चेंज हो जाएगा तो उसका आज का सप्लाई चेंज हो जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करेगा. देन नेक्स्ट इज नीड फॉर कैश. पैसों की जरूरत है उसको, वो क्या करेगा? कम में बहुत ज्यादा क्वांटिटी बेच देगा. तो प्राइस कम में क्वांटिटी ज्यादा बेच रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनवर्स है, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है. नेक्स्ट इज क्लोजिंग ऑफ फर्म. तो वो क्या करेगा? उसको धंधे से बाहर निकलना है, एक साथ स्टॉक क्लियर करना है. स्टॉक क्लियरेंस सेल देखा ना आपने, तो ऑब्वियसली कम दाम में ज्यादा क्वांटिटी बेची जाती है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, या यू कैन से पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है ये, लाइक फिश. तो ये सब क्या होता है? एट मार्केट प्राइस यू आर रेडी टू सप्लाई फुल क्वांटिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसका सप्लाई बढ़ता नहीं है ऐसा मत बोलो, जितना क्वांटिटी है ना तुम गिवन प्राइस पे बेच देते हो. मतलब अगर तुम्हें बहुत प्रिसाइजली बात करूं तो उसका सप्लाई कब रहेगा? परफेक्टली इन इलास्टिक. ऐसा सप्लाई कब बनता है, वर्टिकल. प्राइस कम हो, प्राइस ज्यादा हो, प्राइस और ज्यादा हो, तो भी सप्लाई उतना ही रहता है, बिकॉज ये पेरिशेबल गुड्स है. अगर आप बेच रहे हो फिश और आप बोल रहे हो नहीं यार प्राइस बहुत ही कम है, थोड़ा बढ़ने के बाद बेचता हूँ, तो 4 दिन बाद बढ़ा, बट 4 दिन बाद तुम्हारा फिश खराब हो गया ना पूरा, कौन खरीदेगा? यू नो दिस, देयरफॉर at lesser price also you supply, at higher price also you supply. Then backward bending supply curve of labor. ये तो आपको पता ही है, बट इसको हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. व्हाट इज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर? एक वेज रेट बढ़ने के बाद सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ता है, बट अप टू अ सर्टेन लेवल. उसके बाद अगर वेज रेट और बढ़े तो लेबर का सप्लाई बढ़ने की जगह कम होता है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग, करेक्ट. उसको हम डिटेल में अगले इसमें देखेंगे. नेक्स्ट इज रेयर आर्टिकल्स. अब आपका पॉइंट आएगा कि इसका सप्लाई बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ये रेयर है. अब आपको गांधी जी के चश्मे के लिए 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो एक और चश्मा कहां से लाओगे ना? समझा कुछ? गांधी जी का चश्मा ऑक्शन हुआ था, मालूम है आपको? सपोज 2 करोड़, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, बट सपोज 2 करोड़ में बिका, तो आप कोई सोच सकता है क्या एक और गांधी जी का चश्मा बनाता हूं? नहीं बन सकता ना, बिकॉज इट इज अ रेयर. उन्होंने जो यूज किया वो बिका भाई, वो स्टाइल का थोड़ा ना बिका, वही चश्मा बिका, तो इसलिए 2 करोड़ में बिका वो. तो इट्स अ रेयर आर्टिकल. तो रेयर आर्टिकल का प्राइस ज्यादा रहने के बावजूद भी आपका सप्लाई ज्यादा नहीं हो पाता है. इसको न्यूमेस्मेटिक वैल्यू बोलते हैं एक्चुअली. जो जो चीजें कम होती रहती है ना, क्वांटिटी में कम अवेलेबल रहती है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है. न्यूमेस्मेटिक वैल्यू बोलते हैं टेक्निकली इसको. Change in quantity supplied is due to price change, and diagrammatically there will be a movement along the same supply curve. ये देख लो आप, प्राइस ऑफ सिगरेट है, नंबर ऑफ सिगरेट्स है. यहाँ पर अगर प्राइस 2 था, क्वांटिटी 12 था, प्राइस बढ़ गया 4, क्वांटिटी हो गया 20. हम बेच रहे सिगरेट्स, तो हमने क्या किया? 1 पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो गए. कैन वी से शिफ्ट हो गए मतलब मूवमेंट हो गया, करेक्ट. मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व है ये. इसको आप क्या बुलाओगे? 2 नाम है इसके, 2 नाम. एक्सपांशन बुलाओगे या तो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बुलाओगे आप, करेक्ट. अगर आप ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पे आते तो कॉन्ट्रैक्शन या तो डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बुलाते. आर यू गेटिंग अ न्यू सप्लाई कर्व? नो, यू आर मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू
अनदर पॉइंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व बिकॉज इट इज ड्यू टू प्राइस और वाई एक्सिस पर प्राइस है. याद आया? नेक्स्ट पॉइंट इज change in supply. It is due to other factors but not price of main goods. और यहां पर होता है shift in the supply curve either to left or to the right. All of you will underline shift, you will underline determinant other than the price आपके नोट्स में. जो यहां पे अलग कलर से दिख रहा है आपको, उसको आपको अंडरलाइन करना है. किया आपने? ये देखिए प्राइस को चेंज नहीं करना है, इसलिए प्राइस वहीं पर रखा है. और मेरा सप्लाई कर्व ये है, तो कैन वी से मेरा क्वांटिटी इधर है. करेक्ट? ये मेरा क्वांटिटी है, Q1 बुलाता हूं मैं क्योंकि S1 है वो. ठीक है. अब ड्यू टू एनी रीजन मेरा सप्लाई कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया S2, तो मेरा क्वांटिटी आ जाएगा इधर Q2. मे बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ओके. या ड्यू टू एनी रीजन मेरा क्वांटिटी जो है वो लेफ्ट साइड चला गया, तो उसको क्या बुलाएंगे? S3. मेरा क्वांटिटी आ जाएगा इधर Q3 पर. क्या बुलाएंगे इसको? डिक्रीज इन सप्लाई. क्या हम क्वांटिटी वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या हम एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं? नहीं. क्या हम मूवमेंट बोल सकते हैं? इसको बोल भी सकते हैं. मूवमेंट टू राइट बोलना पड़ेगा, मूवमेंट टू लेफ्ट बोलना पड़ेगा. समझा? बट मूवमेंट नहीं, टेक्निकली इसको बोलते हैं शिफ्ट. आर यू गेटिंग अ न्यू सप्लाई कर्व? यस. बिकॉज इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर, वाई एक्सिस पर प्राइस है. समझा क्या? प्राइस इलास्टिसिटी सेम 5 टाइप है आपके पास. कौन से? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक. बट एक बात याद रखिए, ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, नॉट डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड. एंड रिमेंबर, जैसे वहां पर आप नेगेटिव साइन इग्नोर करते थे, यहां पर हर बार पॉजिटिव साइन आएगी, क्योंकि वहां पर इनवर्स रिलेशनशिप डिफॉल्ट था, यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप डिफॉल्ट है. तो यहां पर कोएफिशिएंट लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ के आंसर पॉजिटिव ही आते हैं. जेपा, until unless you are dealing with exception. ओके. यहाँ के डायग्राम वगैरह सेम है जैसे उधर देखा था, वैसे यहाँ पे जैसे वहां पर आपके पास 4 टाइप के इलास्टिसिटीज थे, प्राइस, इनकम, क्रॉस, अदर. यहाँ पर अदर नहीं, एडवर्टीजमेंट. यहाँ पर आपके पास एक ही है, प्राइस इलास्टिसिटी. वहां पर आपके पास 3 मेथड थे, आर्क, पॉइंट एंड आउटले मेथड. यहाँ पर 2 ही रहेंगे, पॉइंट एंड आउटले, आर्क, सॉरी, पॉइंट एंड आर्क. पॉइंट मेथड स्मॉल चेंज, आर्क मेथड मोर चेंज. बेस्ट पार्ट इज कि इन दोनों के फॉर्मूलेज भी सेम है. पॉइंट मेथड का फॉर्मूला P1 बाय Q1 इंटू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1. या फिर डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है तो P1 अपॉन Q1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ प्राइस. देखो माइनस साइन नहीं है, रहेगा भी नहीं ना. क्यों नहीं रहेगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसलिए. करेक्ट. और आर्क मेथड का फॉर्मूला वही है जो अपन ने पढ़ा था, सिर्फ उल्टा लिखा है. उल्टा लिख सकता हूं मैं, इनटू साइन है भाई, मैं कुछ भी लिख सकता हूं ना. ये पार्ट पहले, ये पार्ट बाद में भी लिख सकता हूं ना. 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2, 6 ही आंसर आने वाला है ना. वैसा है. तो यहाँ का फॉर्मूला है P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन डिफरेंस इन प्राइस. कैन वी से डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड था, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है. वहां के आंसर नेगेटिव आएंगे, यहाँ के आंसर पॉजिटिव आएंगे. ये आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ये प्राइस गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, कुछ भी हो, सप्लाई उधर ही है. ये कौन से आर्टिकल्स में होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक. तो उसका टाइप हो गया. कौन सी चीजों में ऐसा होता है? पेरिशेबल गुड्स में ऐसा होता है, जिसका शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है और आप राइट प्राइस के लिए वेट नहीं कर सकते, नहीं तो आपका गुड रॉन्ग हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा आपका गुड्स. तो राइट प्राइस के लिए वेट नहीं कर सकते. ये प्राइस में कोई चेंज नहीं, बट क्वांटिटी में चेंज होते जा रहा है. क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक है ये. यहाँ के शेप को हॉरिजॉन्टल बोलते, पहले वाले शेप को वर्टिकल बोलते थे. ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है. कंप्लीटली फ्लैटेड है ना, तो इनफाइनाइट. लॉजिक वही, फ्लैटेड स्टीपर का लॉजिक वही है. ठीक है. जितना स्टीपर रहेगा इलास्टिसिटी कम रहेगी, जितना फ्लैटेड रहेगा इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी. आपका प्राइस ये था, क्वांटिटी ये था. प्राइस गिर गया, क्वांटिटी भी गिर जाएगा, बट क्वांटिटी का चेंज बहुत ही कम है. क्या बुलाते हैं आप इसको? रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्योंकि क्वांटिटी का रिस्पॉन्स कम है प्राइस के मुकाबले. और ये थोड़ा सा स्टीपर दिख रहा है.
ये आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी, प्राइस गिर गया, क्वांटिटी गिर गया, क्वांटिटी प्राइस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा गिरा है, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिवली इलास्टिक। यहां पे थोड़ा सा फ्लैटर दिख रहा है अपने को, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस गिर गया, क्वांटिटी गिर गया, जितने से प्राइस गिरा क्वांटिटी उतने से ही गिरे, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, प्रोपोर्शनेट चेंज बोलते हैं इसको। यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू इज इक्वल टू 1 रहेगा। रिलेटिवली इलास्टिक के केस में ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक के केस में लेस देन 1। आर यू क्लियर? दैट्स इट। तो इसका मैंने बोला था जैसे एक्सपेक्टेड ही था कि ये खत्म होगा, क्योंकि हमने डिमांड में टाइम इन्वेस्ट किया है, डिटेल में डिस्कस किया था, तो सप्लाई तो बहुत ही आसान था। तो हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया है आज, राइट? आपको इसके भी एमसीक्यू सॉल्व करने, तो 7 + 22 + 25 प्लस कितना, टोटल 51 है ना? टोटल 51 को बहुत टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। आप 1 मिनट नोट्स दिखाओ, इसके पीछे फास्ट ट्रैक पॉइंट्स लिखे, बहुत ही इज्जत से पढ़ना, उसको अच्छे से टाइम देके पढ़ना। पॉइंट नंबर 110 तक आपने पढ़ा है, 110 तक आपने पढ़ा है, आपको पढ़ना पड़ेगा 157 तक। 157 भी नहीं, रुकिए, 147 तक पढ़िए, 147। तो एक काम करना, 110 से 147 पढ़ना, एमसीक्यू सॉल्व करना, अगर टाइम है तो 1 से 110 वापस रिवाइज कर लेना। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन जितना करोगे उतने पॉइंट्स अच्छे से समझेंगे। इन पॉइंट्स में कोई भी डाउट रहेगा मुझे बोलो, मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।